हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन म्यूजिक के बारे में। इंडियन म्यूजिक में आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम इंडियन म्यूजिक क्या है उसको समझेंगे, प्लस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को समझने वाले हैं। पार्ट 2 में हम कैर्नेटिक म्यूजिक को पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम फोक म्यूजिक को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, यानी एंशिएंट और मिडिवल की सीरीज उन्होंने नहीं लगाई है, या मॉडर्न के या कल्चर के अभी तक जो हम टॉपिक कर चुके हैं उनको कवर नहीं किया, तो मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी वीडियो को थॉरली देखें, राइट। उनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें, आप जैसा भी फील करते हैं इन सेशंस के बारे में। उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगे? पीडीएफ मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। सभी स्पेशल क्लासेस जिन पर मैं लाइव आता हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, और अब कुछ सेशंस जो मॉडर्न की सीरीज चल रही है, कल्चर की सीरीज चल रही है, वो भी मैं स्पेशल क्लासेस में लाइव लूंगा, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैं लाइव इंटरेक्ट कर सकूं आपके साथ, राइट। उसी समय आपके डाउट्स क्लियर हो सके, ऐसी व्यवस्था हम क्रिएट कर सकें। तो इसीलिए मैं लाइव क्लासेस में सेशंस को भी लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो आप मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पर, इसी सेम नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, ऑलराइट। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें डेली लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट प्लस के फीचर्स हैं। लेकिन प्लस प्लान से आइकॉनिक प्लान जो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स होते हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लें, थॉरली प्रिपेयर करें अपनी स्टडीज को, सो दिस इज द राइट टाइम टू गेट अ सब्सक्रिप्शन। क्योंकि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, और वीकली वन ऑन वन पर्सनल मेंटरिंग बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी ने शुरू किया है, जिससे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर करवा सकते हैं। उसके अलावा जीएस प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल पर बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्टार्ट करें अपनी जर्नी, सो दिस इज द राइट टाइम। गेट द सब्सक्रिप्शन। जीएस प्लस ऑप्शनल में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ये नए प्राइजेस हैं, और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल 1, 2 एंड 3 ईयर के लिए ये नए प्राइजेस हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं चौहान सर हिस्ट्री, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट, जिस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लें जब तक ये ऑफर रहता है। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, राइट। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर क्या बोलता है कि अगर आप 16 जून से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपका 1 ईयर का प्लान मेंस 2022 तक वैलिड रहता है, और 2 ईयर का प्लान मेंस 2023 तक वैलिड रहता है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा ग्रेट लर्निंग वीक अभी चल रहा है, क्योंकि महा सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंस तक वैलिड रहेगा। उसके अलावा कॉम्बो ऑफर 25% प्लस 10%, ठीक है। 10 ऑप्शनल कार्निवल जो है वो 16 जून से शुरू होने वाला है, और नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। ये है वो ऑप्शनल कार्निवल। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पीएसआईआर और साइकोलॉजी के लिए ऑप्शनल कार्निवल जो है वो शुरू होने जा रहा है 16 जून से। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, दिस इज द राइट टाइम। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है आपके लिए, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, बहुत मिनिमल पेपर वर्क, बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है, और अप्रूवल है 2 घंटे के अंदर। ये लिंक आपको हर नई वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मेक श्योर आप इस लिंक को एक्सेस करें और पूरा प्रोसीजर एक बार देखें, राइट। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट है, INR रुपीज 10,000 रुपीज का है। 100% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। मेक श्योर कि आप इसे अवेल करें। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस, फिनिक्स रिवीजन बैचेस शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और इन बैचेस से जुड़े और अपनी जर्नी स्टार्ट करें थॉरो प्रिपरेशन की। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथ फाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स। अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, कॉम्बैट, राइट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लाइव रहता है, 60 क्वेश्चन इन 60 मिनट, और 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है एवरी संडे 11 AM। टू एनरोल यूज द कोड चौहान सर हिस्ट्री। लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। इंडियन म्यूजिक आज हमें समझना शुरू करना है,
ठीक है। तो अभी तक हम इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर्स को समझ चुके हैं। आज हम इंडियन म्यूजिक को समझने की कोशिश करेंगे। और इंडियन म्यूजिक को हमने 3 ब्रॉड हिस्से में बांट दिया है, ठीक है। पहला हम क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा क्लासिकल म्यूजिक में भी 2 होंगे हमारे, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक, और तीसरा जो है वो हम पढ़ेंगे क्या, फोक म्यूजिक्स के बारे में, ठीक है। तो खैर शुरू करते हैं आज की कहानी। सो आर्ट एंड कल्चर के ये प्री ओरिएंटेड सेशंस हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से ज्यादा फैक्ट्स निकलते हुए आएंगे और जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे, राइट, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मेंस के लिए काम आते हैं, GS1 में काम आएंगे, उनको मैं धीरे धीरे उनके बिल्कुल बीज यहां पर डालूंगा, सीडिंग करेंगे उसकी हम, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, लेकिन हाइट्स पर ले जाएंगे कॉन्सेप्ट को, कहां पर, जो हम GS1 के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऑलराइट, लेकिन आज के सेशन से हमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स निकलते हुए मिलेंगे, लेकिन मैं अपने एंड से आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नाउ पहला पॉइंट देखिएगा, बीइंग वन ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग एक्सप्रेशंस टू द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अ मैन शब्द का इस्तेमाल किया गया जेंडर न्यूट्रल सेंस में, मतलब ह्यूमन बीइंग, राइट। सो परफॉर्मिंग आर्ट है, सबसे पहले तो विजुअल आर्ट नहीं है, म्यूजिक इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। आप परफॉर्म करते हैं म्यूजिक को, और म्यूजिक के माध्यम से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जैसा भी आप फील कर रहे होते हैं, राइट। इंडियन म्यूजिक इज इन पर्टिकुलर हैज इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इंडियन म्यूजिक, भारत का इतिहास हम कहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, प्री हिस्ट्री से हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन प्री हिस्टोरिक आदमी या इंसान, ठीक है, गाना जानता था या नहीं, क्योंकि आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हमिंग करना, थोड़ी बहुत बीट बजाना, क्यों, क्योंकि हमें जो क्या बोलते हैं, रॉक पेंटिंग्स जो देखने को मिली है, उसमें हमें डांसिंग मतलब फॉर्म्स में देखने को मिला है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रिमिटिव से परकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बजा रहा है इंसान, राइट, उन पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। तो वी गेट सम सेंस ऑफ दैट देयर वाज म्यूजिक प्रेजेंट एट दैट टाइम, और हम कह सकते हैं कि अपर पेलियोलिथिक या मीजोलिथिक टाइम या नियोलिथिक टाइम्स में म्यूजिक की सेंस तो धीरे धीरे अपर पेलियोलिथिक से शुरू कर लेते हैं, और नियोलिथिक टाइम्स तक जो है वो म्यूजिक की सेंस इंसान में डेवलप हो गई थी, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, राइट। बट प्री हिस्ट्री के बाद हम जब चालकोलिथिक पीरियड, उसके बाद ब्रॉन्ज एज में जब हम आते हैं, या प्रोटो हिस्ट्री में जब हम आएंगे, तो हड़प्पन पीरियड में भी हमारे पास कुछ खास एविडेंस नहीं है म्यूजिक को लेकर। लेकिन जैसे ही हम ऋग्वैदिक पीरियड में एंटर करते हैं, तो हमें यहां पर क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक जो हिम्स हैं वो गाए जाते थे, राइट, वो पोएटिक फॉर्म में थे, वो गाए जाते थे, तो यहां से हमें म्यूजिक डेवलप होता हुआ नजर आ जाएगा ऋग्वैदिक पीरियड से, ठीक है। सो ऋग्वैदिक से फिर लेटर वैदिक से फिर 16 महाजनपद, फिर मौर्यन पीरियड, फिर पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, अर्ली मेडिवल, मेडिवल में भी दिल्ली सुल्तनत, मुगल, और फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में, या अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस के आ जाने के बाद जो है वो म्यूजिक पर क्या असर रहा। तो थ्रू आउट दिस, ये जो हम इतिहास के टाइमलाइन में रख कर देखते हैं, एक तो म्यूजिक की डेवलपमेंट, ठीक है, एक तो हम उस तरह से देखेंगे, लेकिन उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स आज हम देखेंगे कि म्यूजिक कहाँ पर कैसे डेवलप हुआ। सो एक अच्छा इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी एक अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, ताकि GS1 में काम आए आपके वो कॉन्सेप्ट, राइट। उसके अलावा प्री के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, राइट। द रेंज ऑफ म्यूजिकल फॉर्म्स इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम सिंपल मेलोडीज टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। देखिए रेंज क्या है, बिल्कुल सिंपल मेलोडीज, जो मतलब बगैर शब्दों के आप हमिंग कर सकते हैं या अलाप गा सकते हैं, राइट, बिल्कुल सिंपल मेलोडीज से लेकर हाईली कॉम्प्लेक्स रागों तक जो है वो आपको एक रेंज नजर आ जाएगी, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री देखते हैं, कहां से हमें शुरू होता हुआ नजर आएगा, राइट। द प्रेजेंट इंडियन म्यूजिक हैज ग्रोन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ म्यूजिक इन हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर में म्यूजिक था या नहीं था, हम कुछ खास उसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हम नहीं कर सके हैं। लेकिन एंशियंट टाइम्स यानी ऋग्वैदिक पीरियड से डेफिनेटली म्यूजिक प्रेजेंट रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो वहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक कैन बी ट्रेस टू द चांटिंग ऑफ मेलोडिक वैदिक हिम्स। तो वैदिक हिम्स को, यानी कि वैदिक श्लोकों को
जो गाया जाता था, वहां से आप कह सकते हैं कि, क्योंकि जो वैदिक श्लोक है उनको मेलोडीज में, कुछ समझ रहे हैं, एक एक स्वर में, एक मेलोडी के रूप में जो है वो गाया जाता था। रिसाइटेशन ऑफ वैदिक हिम्स वाज अ म्यूजिकल एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से आप म्यूजिक की डेवलपमेंट इंडिया में होती हुई देखेंगे। तो ऋग्वैदिक पीरियड से, हड़प्पा के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और उससे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में तो खासा कुछ कहा जा ही नहीं सकता, राइट। सो म्यूजिकल एक्सरसाइज थी वैदिक हिम का रिसाइटेशन। वैदिक म्यूजिक विच इज नियरली 5000 ईयर्स ओल्ड। 5000 ईयर ओल्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत में जो वैदिक लिटरेचर है उसके डेवलप होने से पहले भी ये वैदिक हिम्स या प्रोटो वैदिक हिम्स जो हैं वो गाई जाती रही। इज द ओल्डेस्ट म्यूजिक टू हैव पोजेस्ड अ ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट। ओल्डेस्ट म्यूजिक है, अगर आप भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास भी देखेंगे तो ओल्डेस्ट म्यूजिक है जिसके पास एक प्रॉपर ग्रामर है। ग्रामर होने का मतलब कि एक प्रॉपर जो है वो मतलब डेफिनेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं कि कैसे गाया जाए, कैसे ना गाया जाए, राइट, जो कि किस में अवेलेबल है? सामवेद में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। as one of the four Vedas was particularly devoted to singing of the verses of the Rig Veda। साम वेद में डिटेल में बताया गया है कि किस हिम को कैसे गाया जाएगा। There are also references to the songs like Gatu, Gatha, Geer, etc. and musical instrument like Veena, Van, etc. in ऋग्वेद। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद में नॉट जस्ट ऋग्वैदिक हिम्स, लेकिन उसके अलावा अन्य कई गानों के बारे में, गाटू, गाथा, गीर और वीणा, वान जैसे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी आपको ऋग्वैदिक टाइम से मिलती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ध्यान दीजिएगा, सवाल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर, टर्मिनोलॉजी पर, ठीक है, किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे? साइट से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। सिंस ये म्यूजिक की बात कर रहे हैं हम, तो इंस्ट्रूमेंट, और समझ रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट को कौन बजाता था या वो सिंगर कौन है, तो पर्सनैलिटीज से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगा यहाँ पर। तो खैर धीरे धीरे आपको मैं आज के टॉपिक में समझा दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमें बनते हुए दिखेंगे, राइट। हाउएवर देयर वर ऑल्सो नॉन आर्यन पीपल। अब आर्यन पीपल के अलावा नेटिव पॉपुलेशन भी तो थी, जो द्रविड़ पॉपुलेशन कह लीजिए, या जिनको आर्यंस ने दस्यू कहा, उनका भी तो अपना खुद का ट्राइबल म्यूजिक रहा होगा। तो नॉन आर्यन पीपल हैविंग देयर ओन म्यूजिक सच एज संथाल म्यूजिक फ्रॉम ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो संथाल म्यूजिक ऋग्वैदिक पीरियड के साथ साथ आपको ईस्टर्न इंडिया में संथाल म्यूजिक, मुंडा पीपल द्वारा जो बनाया गया म्यूजिक, या नाग या जो किरात लोग थे वो जो म्यूजिक बनाते थे, राइट, जो ट्राइबल म्यूजिक फोकलोर्स उस समय रही होंगी, वो भी प्रेजेंट थी तब, राइट। Almost every tribe or people have lent their own contribution in the development and evolution of Indian music। अब देखिए, इंसान ने कबीलों में रहना शुरू किया होगा, है ना, शुरुआत में क्लैंस ही तो थे ना, ठीक है। अब ये क्लैंस जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए म्यूजिक डेवलप कर ही लेता है, ठीक है। तो जितने भी ट्राइब्स रहे होंगे, चाहे वो नेटिव इंडियन, द्रविडियन जैसे कि मैंगलॉइड्स के हो गए, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड हों जैसे संथाल, मुंडा स्पीकिंग, जो मुंडा लैंग्वेज स्पीकिंग जो ग्रुप्स हैं पूरे, राइट, उसके अलावा और जितने भी नेटिव हैं इंडिया के, राइट। अगर नेग्रीटो रेसेस, आगे मैं बताऊंगा आपको नेग्रीटो रेसेस के बारे में, उनके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं हमें। तो खैर पॉइंट ये है कि जितने भी क्लैंस हैं उन्होंने अपने अपने म्यूजिक डेवलप किए होंगे, और यही म्यूजिक, ये जो शुरुआती ट्राइबल, जैसे फोकलोर में आगे आपको समझाऊंगा, वहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तीसरा सेशन जो आएगा इंडियन म्यूजिक का, राइट। तो ये जो ट्राइबल म्यूजिक्स हैं यही धीरे धीरे डेवलप होते हुए हमें कंटेम्प्रेरी टाइम्स तक डेवलप होते हुए दिखेंगे, राइट, मतलब मॉडर्न म्यूजिक के फॉर्म में नजर आएंगे, या क्लासिकल म्यूजिक ही रख लीजिए, क्लासिकल म्यूजिक के फॉर्म में डेवलप होते हुए दिखेंगे, ठीक है। टुडे व्हाट वी कॉल अ राग माइट हैव स्टार्टेड एज अ ट्राइबल और फोक ट्यून, बिल्कुल बेसिक बात, ठीक है। मेडिवल टाइम्स में जो राग डेवलप हुए, ठीक है, वो हो सकता है कि कभी किसी ट्राइब की कोई ट्यून रही हो, है ना। तो ऑब्वियसली प्रेजेंट जितनी भी सिचुएशंस हैं, है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो, ये सारी सिचुएशंस शुरुआत इनकी कहां से हुई है? ट्राइबल कल्चर से तो हुई है ना, ठीक है। तो रूट्स आपको हर एक सिस्टम की, हर एक सिचुएशन की रूट आपको ट्राइबल कल्चर्स में नजर आ जाएगी। पॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप भारत का ढूंढेंगे तो उसकी रूट्स आपको ट्राइबल कल्चर में जाकर दिखेंगी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंसान ने ट्राइब्स में रहना शुरू किया, क्लैंस बनाकर रहना शुरू किया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद के अलावा सामवेद में लिटरेरी सोर्स, राइट, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं, है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री पर सवाल बन जाता है टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें अभी तक क्या क्या सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिलते हैं? तो ऋग्वेद में हमें जानकारी मिल रही है, हमें सामवेद में जानकारी मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा ट्राइबल जो फोकलोर्स हैं, जो ट्राइबल जो एरियाज हैं, वहां पर जो अभी भी हम जब फोकलोर्स देखेंगे ना, ठीक है, तो वहां पर कनेक्ट करेंगे कहानी को कि जो ट्राइबल फोकलोर्स हैं वो किस तरह मतलब सपोजिटली रागों में डेवलप हुए। ठीक है, तो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री ये भी नजर आएगा हमें। लेकिन लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री में एक और है, दैट इज नाट्य शास्त्र। किसने लिखा है? भारत मुनि ने, या भरत मुनि ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शास्त्र है, इज अनदर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। अब ये जो नाट्य शास्त्र है इसमें 36 चैप्टर हैं, और इसमें इन चैप्टर्स में उन्होंने, वैसे तो मेजॉरिटीली ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो ड्रामा के ऊपर है, कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, स्टेज कैसे सेट किया जाता है, ऑडियंस कौन हो, समझ रहे हैं? तो मतलब ड्रामा के बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन उसके अलावा नाट्य शास्त्र में नॉट जस्ट ड्रामा, लेकिन डांसेस के बारे में भी चैप्टर्स हैं, और म्यूजिक के बारे में भी चैप्टर है। अब म्यूजिक में क्या परफॉर्म किया जाए और कैसे परफॉर्म किया जाए, यानी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी जानकारी है, और जो वोकल्स हैं उसके बारे में जानकारी। तो नाट्य शास्त्र सेज भारत मुनि द्वारा लिखा गया है, मतलब इनको श्रेय दिया जाता है, भारत मुनि द्वारा लिखा गया। लेकिन एक एक लगभग 400-500 साल के बैंड में ये नाट्य शास्त्र जो है वो डेवलप हुआ है, राइट। इट इज सपोज टू हैव बीन रिटन बिटवीन 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी सीई। इस 400 से लेकर 500 साल के बीच में जो है वो ये नाट्य शास्त्र डेवलप हुआ, जिसमें कि मतलब बिल्कुल जो सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो किस व्यक्ति को दिया जाता है? भारत मुनि को। ठीक है, ऋषि महर्षि भारत मुनि को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज एन अगेन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, बाय दिस टाइम म्यूजिक ट्रेडिशंस हैड बीन फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी। सो ये 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी सीई का टाइम क्या है? ये पोस्ट मौर्य है ना, पोस्ट मौर्य से गुप्ता पीरियड के बीच में है ये। तो पोस्ट मौर्य से गुप्ता पीरियड में हो क्या रहा था? बुद्धिस्ट जो पूरे मतलब जम्बू द्वीप में जो सबसे बड़ी शक्ति थी मौर्यंस, उन्होंने बुद्धिज्म या हेटेरोडॉक्स सेक्ट को पेट्रोनाइज किया हुआ था। उससे संस्कृत या हिंदुइज्म या वैष्णविज्म शैवाइज्म की तरफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो गुप्ता पीरियड में संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ, ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ, वैष्णविज्म और शैविज्म जो है वो सामने उभर कर आया। तो उसी समय ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें धीरे धीरे जो है वो संस्कृत कल्चर और फिर समझ रहे हैं वैष्णविज्म और हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ जो है वो डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स कह लीजिए, क्योंकि पेंटिंग्स को ले लो आप, स्कल्पचर्स को ले लो आप, टेम्पल आर्किटेक्चर को ले लो, राइट, म्यूजिक को ले लो, राइट। तो ये सब जो है वो आपको वैष्णविज्म या शैविज्म की तरफ या शक्ति की भक्ति की तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आएगा, और एक भक्ति कल्चर धीरे धीरे डेवलप होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, नाट्य शास्त्र क्या कहता है? मेनली डील्स विद ड्रामाटर्गी। तो ड्रामाटर्गी क्या होता है? ड्रामा में क्या कैसे लिखा जाता है ड्रामा को, ठीक है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो ड्रामा से रिलेटेड सारी जानकारी। बट अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ दिस डील्स विद म्यूजिक टू। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल्स, मेलोडिक फॉर्म्स, ताल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। सो म्यूजिक के अलग अलग स्केल क्या होते हैं, क्या क्या मेलोडिक फॉर्म होती है, राइट, किस तरह किस मेलोडी में म्यूजिक को गाया जा सकता है, क्या किन किन ताल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये स्केल, मेलोडिक फॉर्म, ताल, इंस्ट्रूमेंट आगे आपको समझाऊंगा कि क्या है ये। Indian music also made a deep impact on music of other regions such as Central and Eastern Asia. अब देखिए, भारत से ट्रेड ईस्टर्न एशिया की तरफ था, साउथ ईस्ट एशियन एशिया की तरफ, भारत से ट्रेड सेंट्रल एशिया की तरफ भी था। तो इंडियन जो आर्टिस्ट हैं, जहां जहां पर ट्रेडर्स जाएंगे वहां वहां पर आर्टिस्ट भी जाएंगे, क्योंकि आर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल कमोडिटी है आर्ट। और नॉट जस्ट विजुअल आर्ट्स बट परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। तो जहां जहां पर ट्रेड हो रहा है वहां वहां पर आर्ट भी फैलेगी। तो साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय स्कल्पटिंग आर्ट, पेंटिंग आर्ट तो जा ही रही है, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशंस तो जा ही रहे हैं, लेकिन
इंडियन डांस फॉर्म्स, इंडियन म्यूजिक भी पहुंच रहा है वहां पे। सेम गोज फॉर सेंट्रल एशिया, राइट। वर्क ऑफ अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूजिक इन पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अब हम सीधा गुप्त पीरियड से मेडिवल टाइम्स में एक बार जंप कर गए, और मेडिवल टाइम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिकोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इन्वेंटर रहे हैं, अमीर खुसरो कहा जाता है जिन्हें, ठीक है, जिनको श्रेय दिया जाता है कि जो सितार है वो इन्होंने डेवलप किया, और जो ख्याल गायकी है या जो गजल गायकी है वो सब अमीर खुसरो ने डेवलप करी है, ठीक है। He is also credited with enriching Indian classical music by introducing Persian and Arabic elements in it, and was the originator of ख्याल and तारन style of music. तो obviously अमीर खुसरो पर्शियन एलिमेंट्स लेकर आएगा, ठीक है। सो जो इंडियन पुराना जो म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, ठीक है, जिसकी जानकारी किसमें दी गई है, जिसकी जानकारी नाट्य शास्त्र में दी गई है, उसके साथ पर्शियन एलिमेंट्स को जोड़ा किसने, पहली बार अमीर खुसरो ने, ठीक है। वहां से ख्याल और तरण स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आएगा आपको। संगीत, नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है संगीत रत्नाकर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिटन बाय शरंग देव या षडंग देव कहा जाता है इनको, षडंग देव, समटाइम्स बिटवीन 1210 से 47 इन द रेन ऑफ यादव किंग ऑफ देवगिरी। देवगिरी कैपिटल थी यादवों की, ठीक है। सो यादव शासकों के शासन में संगीत रत्नाकर लिखी गई है षडंग देव द्वारा, इज द अर्लीस्ट ट्रीटाइज ऑन म्यूजिक इन मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड का अर्लीस्ट ट्रीटाइज इंडिया में किस रूप में नजर आता है, शरंग देव के रूप में। एंशिएंट टाइम्स में देखेंगे तो आप ऋग्वेद और सामवेद, और फिर उसके बाद नाट्य शास्त्र ऑफ भारत मुनि। तो ऋग्वेद सोर्सेज क्या क्या आ गया हमारे पास अभी तक, सोर्सेज में हमारे पास ऋग्वेद आ गया, ठीक है, ऋग्वेद के बाद सामवेद के बाद नाट्य शास्त्र के बाद अमीर खुसरो आ गया, है ना, अमीर खुसरो के बाद संगीत रत्नाकर आ गया, ठीक है। कौन से रीजन में, रीजन भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। संगीत रत्नाकर आपका देवगिरी से निकलता है, और शासक कौन है, यादव शासक है। इट एक्सप्लेन्स द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। इन द 14th सेंचुरी संगीत सुधाकर, बहुत इंपॉर्टेंट, एट्रीब्यूटेड टू हरिपाल देव द रूलर ऑफ सौराष्ट्र, फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइड्स द इंडियन म्यूजिक फ्रॉम इंडियन म्यूजिकल फॉर्म इनटू हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म, इंडियन म्यूजिक फॉर्म हिंदुस्तानी और कर्नाटिक में बट गई। अब बिल्कुल बेसिक अंदाजा आप लगा सकते हैं, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होगा ना उसमें डेफिनेटली पर्शियन एलिमेंट ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक है हिंदुस्तानी, है ना, तो पंजाब से लगता हुआ एरिया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल वाला एरिया, जहां पर पर्शियन हिट या दिल्ली सुल्तानों की, फिर मुगल्स की हिट जहां पर ज्यादा रही, तो ऑब्वियसली इधर हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप होगा, ठीक है, जिसमें पर्शियन एलिमेंट्स या पर्शियो अरबिक एलिमेंट ज्यादा होगा। और जो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के जो नीचे का एरिया है वहां पर पर्शियो अरबिक एलिमेंट, देखिए दक्कन मुगल भी रहे, ठीक है, बहमनी किंगडम भी रहा, ठीक है, और क्या बोलते हैं दक्कन के सुल्तान भी रहे, बट स्टिल इस जिस तरह का इफेक्ट, जिस तरह का कल्चरल इफेक्ट नॉर्थ इंडिया में रहा उस तरह का दक्षिण भारत में नहीं है। तो यहां पर जो कर्नाटिक स्कूल्स जो डेवलप हुए, कर्नाटिक स्कूल्स में भी आपको पर्शियो अरबिक एलिमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज्यादा जो है वो ट्रेडिशनल जो हिंदू एलिमेंट्स है वो भी यहां पर बचता हुआ नजर आएगा। लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो ज्यादातर उसका पर्शियनाइजेशन या ज्यादा उसका जो है वो ये पर्शियो अरबिक इन्फ्लुएंस उसमें ज्यादा नजर आएगा। तो खैर जब कर्नाटिक हम समझ लेंगे तो उसके बाद एक बार हिंदुस्तानी और कर्नाटिक को कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा। बट यहां पर संगीत सुधाकर जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, हरिपाल देव जो कि सौराष्ट्र के शासक हैं, उन्होंने पहली बार हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक को अलग अलग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है राग तरंगिनी। अब दो है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, एक है तरंगिनी, केवल तरंगिनी है, और एक है राग तरंगिनी। एस्क्राइब पॉपुलरिटी टू लोचन कवि।
of the 15th century initiated an alternative system of राग that is थट। अब ये थट क्या है इसको आगे समझाता हूं आपको, लेकिन थट की शुरुआत जो है वो किसको एट्रीब्यूटेड है? लोचन कवि, 15th सेंचुरी के लोचन कवि हैं, बिहार वाले रीजन से ही आते हैं, और राग तरंगनी इन्होंने जो है वो लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट, शर्की रूलर जौनपुर के मैंने आपको बताया था, है ना। शर्की रूलर्स ऑफ जौनपुर गेव इम्पेटस टू म्यूजिक इन द लेटर हाफ ऑफ 15th सेंचुरी। जौनपुर के शासकों ने 15th सेंचुरी किससे अलग हुए? ये दिल्ली सुल्तानों से अलग हुए जौनपुर के शासक, और इन्होंने कल्चरल हब बनाया जौनपुर को। और हमने आर्किटेक्चर में भी देखा कि जौनपुर का एक सेपरेट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जौनपुर की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब हमें जौनपुर में सेपरेट म्यूजिक देखने को मिलता है, ठीक है। स्वर्णमेल कलानिधि, नेक्स्ट अगेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री आ गया। स्वर्णमेल कलानिधि रिटन बाय राममत्या इज अ सिग्निफिकेंट ट्रीटाइज ऑन साउथ इंडियन स्टाइल। विजयनगर एम्पायर से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, ध्यान देना है आपको। और विजयनगर के जो नवरत्न हैं उनका ये हिस्सा है। स्वर्णमेल कलानिधि रिटन बाय राममत्या, बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट ट्रीटाइज ऑन साउथ इंडियन स्टाइल। द म्यूजिक अटेन्ड ग्रेट हाइट्स अंडर द मुगल। अब मुगल्स, मैंने आपको बताया दिल्ली सुल्तानों से ज्यादा बेटर इकोनॉमी जो है वो मुगल्स की थी। तो जब भी किसी भी शासक की, किसी भी एम्पायर की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उसका कल्चर डेवलप होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। लेकिन मुगल्स के साथ हुआ क्या? मुगल एम्पायर टूटा और वो छोटे छोटे राइज हुआ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, ठीक है। और इंडिपेंडेंट स्टेट के राइज होने से समस्या क्या हुई? उसके बाद जगह ली किसने? अंग्रेजों ने जगह ली। तो मुगल्स जब तक स्ट्रांग थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर लेटर मुगल्स में मुहम्मद शाह तक, ठीक है। मुहम्मद शाह के रहते रहते भी पैसा था। 1739 के बाद पैसा जो है वो लूटा गया है, या शक्ति जो है वो बिल्कुल टूट गई उनकी, ठीक है। लेकिन 1739 यानी नादिर शाह, यानी बैटल ऑफ करनाल से पहले पहले मुगल्स की थोड़ी बहुत जो है वो शान तो थी, कल्चर वाइज अगर देखें तो, ठीक है। तो मुगल्स ने, अब पैसा था तो उन्होंने आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज किया, ठीक है। अकबर के कोर्ट में कई आर्टिस्ट रहे, जहांगीर के कोर्ट में, शाहजहां के कोर्ट में, औरंगजेब के कोर्ट में थोड़ा आर्टिस्ट कम थे। लेकिन तब तक क्या हुआ था? तब तक जितने मनसबदार थे उन्होंने पेट्रोनाइज करना शुरू कर दिया था, और औरंगजेब के समय तक आते आते इंडिपेंडेंट स्टेट्स के डायरेक्शन में बढ़ गया था मुगल एम्पायर। सो दैट मीन्स औरंगजेब के रहते रहते बंगाल स्ट्रांग था, राजपूताना में मेवाड़, मारवाड़, मतलब जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर, ये सब स्ट्रांग थे, मालवा स्ट्रांग था, गुजरात स्ट्रांग था, दक्कन स्ट्रांग था, कल्चरली रिच थे ये लोग, राइट। तो इन्होंने पेट्रोनाइज किया म्यूजिशियंस को। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के बाद ये सब राजे महाराजे, इनकी शक्तियां खत्म होने लगी, तो पेट्रोनेज घट गई। तो अब 19th सेंचुरी में, या लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी एंड देन 19th सेंचुरी में, इन आर्टिस्ट ने क्या किया? इन्होंने ये राजघराने छोड़ दिए और अपने खुद के घराने डेवलप कर लिए। तो हमें 19th सेंचुरी में यही सब आर्टिस्ट अलग अलग सिटीज में जाकर अपना खुद का जो है वो हवेली म्यूजिक डेवलप करते हुए, या बहुत छोटे लेवल के जो जमींदार हैं वो लोग सब पेट्रोनाइज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमें जो है वो एक क्लस्टर सा, सॉरी नॉट क्लस्टर, लेकिन हमें जो है वो बंटते हुए से नजर आ जाएंगे। वहां पर हमें घराने डेवलप होते हुए नजर आएंगे। जयपुर का अलग, दिल्ली का अलग, ठीक है, लखनऊ, मतलब लखनऊ वाला अलग, ग्वालियर का अलग। तो आगे मैं आपको घराने भी समझाऊंगा आज, ठीक है। देखिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में दो रखे ना हमने, हिंदुस्तानी और कैर्नेटिक। तो आज हम हिंदुस्तानी म्यूजिक के घराने देखेंगे, ठीक है। हाउएवर द सेंटर ऑफ म्यूजिक वर लोकेटेड इन द रीजनल किंगडम्स। मुगल रूल में भी रीजनल किंगडम्स तक सेंटर ऑफ म्यूजिक, मुगल कोर्ट में तो थे ही, लेकिन मनसबदारी सिस्टम की वजह से जो प्रोविंसेस हैं वो भी इतनी, और खैर मुगल्स की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी कि प्रोविंसेस भी पेट्रोनाइज कर सकते थे। तो बंगाल ने किया, अवध ने किया, हैदराबाद ने किया, गुजरात ने किया, राजपूतों ने किया, मालवा ने किया, लाहौर ने किया, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया वॉज लार्जली इंस्पायर्ड एंड सस्टेन्ड बाय भक्ति मूवमेंट। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सुल्तानों के आने से पहले, दिल्ली सुल्तानों के समय, और फिर उसके बाद भी मुगल टाइम्स में भी नॉर्थ इंडिया में म्यूजिक को डेवलप और सस्टेन करके रखा है मिडिवल टाइम्स में भक्ति मूवमेंट ने। स्वामी हरिदास प्रमोटेड म्यूजिक इन अ बिग वे इन वृंदावन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी हरिदास के चेले फिर हमें
तानसेन नजर आते हैं। He is also considered to be the teacher of Tansen, one of the 9 gems of Akbar's court, who is credited to have introduced some famous राग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, दरबारी, ये कुछ राग जो हैं वो डेवलप किए हैं तानसेन ने। ठीक है, तानसेन के गुरु कौन? स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास ने वृंदावन वाले रीजन में भक्ति मूवमेंट को जिंदा रखा। ठीक है, अब यहाँ पर ना ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि जो नॉर्थ इंडिया वाले जो जितने भी मतलब प्रोमिनेंट ऐसे क्या बोल सकते हैं आप, हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर पेट्रोनाइज किया गया आर्टिस्ट को, वहाँ पर आपको पर्शियो अरेबिक एलिमेंट नजर आएगा। सो डेफिनेटली तानसेन के रागों में आपको पर्शियो अरेबिक एलिमेंट्स नजर आएंगे, वो शब्द यूज करते हुए या वो उन टेक्निक्स का यूज करते हुए नजर आएंगे वो। लेकिन वो हिंदू कल्चर, यानी कि तानसेन जो है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी गा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पर्शियन भाषा में गा रहे हैं। ठीक है, या कोई पर्शियन व्यक्ति, पर्शियन कोई आर्टिस्ट या कोई अरबी आर्टिस्ट हिंदू देवी देवताओं के बारे में गा रहा है, और उल्टा भी तानसेन जो है फिर वो अरबी ट्रेडिशंस के बारे में गा रहे हैं या अल्लाह के बारे में गा रहे हैं। राइट, तो ये उस समय, खैर गंगा जमुना की जो तहजीब डेवलप हुई है, राइट, गंगा जमुना की तहजीब जो है वो उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एविडेंट है म्यूजिक में, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो डेवलप हुआ है उसमें एविडेंट है गंगा जमुना की तहजीब। राइट, नेक्स्ट देखिएगा, राजा मान सिंह कहाँ के? ग्वालियर के। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड परफेक्शन ऑफ ध्रुपद, अ वेरिएंट स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक वेरिएंट है ध्रुपद। ध्रुपद के डेवलपमेंट में राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर ने काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, ध्यान रखेंगे आप। अब ध्रुपद क्या है आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज ही टॉपिक, इसी टॉपिक में। राइट, म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टाइल रिसीव्ड ग्रेट एनकरेजमेंट इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, इवन आफ्टर, औरंगजेब के जाने के बाद भी। मैंने आपको बोला ना, मोहम्मद शाह का रेन एक तो लंबा चला काफी, 48 तक, 19 से 48 तक, राइट, 1719 से 1748 तक काफी लंबा इसका शासन चला, और 39 तक, जब तक नादिर शाह ने इसको पीटा नहीं, तब तक काफी ठीक ठाक जो है वो मुगल्स की शान थी, मुगल्स के पास पैसा भी था। राइट, इतना पैसा था कि वो पैट्रोनाइज कर सकें। तो मोहम्मद शाह की कोर्ट में ख्याली गायकी अदरंग और सदरंग नाम के 2 आर्टिस्ट ने डेवलप्ड रखी। तो ठीक है, तो सदरंग और सदरंग के नेफ्यू थे अदरंग। नायत खां और फिरोज खां है इनके नाम। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? ऑल राइट, अदरंग एंड सदरंग एंड अदरंग वर 2 ग्रेट कंपोजर्स ऑफ ख्याल गायकी इन कोर्ट ऑफ मोहम्मद शाह। ठीक है, बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, सदरंग और अदरंग ध्यान रखेंगे। ख्याल गायकी को इन्होंने जो है वो रिजेनुवेटेड रखा, जिंदा रखा, जो कि ख्याल गायकी अमीर खुसरो के समय से शुरू हुई है। राइट, सम न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक सच एज तराना, दादरा, गजल ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस एट दिस टाइम। ठीक है, तो वैसे गजल को सेमी क्लासिकल माना जाता है, लेकिन तराने, दादरे, ये समझ रहे हैं, ये सेमी क्लासिकल हैं, एग्जैक्ट क्लासिकल नहीं है, बट चलो इनको रख लेते हैं हम क्लासिकल की कैटेगरी में। थोड़ा बहुत आगे समझाता हूँ ये क्या है। इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द अर्ली, अब देखिए 18th सेंचुरी इंडिया में मुगल्स में मोहम्मद शाह ने पेट्रोनाइज करके रखा, उसके पास पैसा था। उसके अलावा लेकिन रीजनल स्टेट्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो अवध, बंगाल की कोर्ट के तो बुरे हाल थे, अवध के थोड़े हाल ठीक थे, मराठे आपस में लड़े जा रहे थे, तो बहुत कम जो है वो सेंटर्स बचे। तो 18th और 19th सेंचुरी में हुआ ये कि जो ये आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने सोचा कि ये जो राजे महाराजे हैं इनकी बस का नहीं है हमें पेट्रोनाइज करना, हम अपने अपने घराने एस्टेब्लिश करते हैं। तो हमें 18th, 19th और 20th सेंचुरी में फिर स्पेसिफिक घराने डेवलप होते हुए नजर आते हैं इन आर्टिस्ट के। राइट, अ रिसर्जेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक, टुक प्लेस। द क्रेडिट for this stupendous task goes to Pandit Vishnu Digambar Paluskar, ठीक है, and Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande, who dedicated their lives to revive Indian classical music। अब ये जो 2 व्यक्ति है ना, 19th और 20th सेंचुरी में, इनका नाम ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भतकांडे। अब जो हिंदू मतलब म्यूजिशियन होगा उसके नाम के साथ पंडित जुड़ जाएगा, और मुस्लिम्स के साथ उस्ताद जुड़ जाता है। ठीक है, उस्ताद। तो ये जो 2 पर्सनैलिटीज हैं, इन्होंने
खास तौर पे ध्रुपद को रिवाइव किया, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो डूबता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों की वजह से पेट्रोनाइज मतलब राजे महाराजे तो पेट्रोनाइज कर ही नहीं पा रहे थे, पैसे थे नहीं उनके पास, ठीक है। तो डूब रहा था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उसको वापस रिवाइव करने का काम इन दो पर्सनैलिटीज का जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और खासतौर पे ध्रुपद और ख्याल को इन्होंने रिवाइव किया है। उसके बाद घराना सिस्टम डेवलप होता है, जैसे किराना, पटियाला, जयपुर, आगे मैं आपको समझाऊंगा, कई सारे घराने हैं। ऑफ म्यूजिक ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द रिसर्जेंस ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। इन्होंने आज तक जो है वो प्रिजर्व प्रोटेक्ट करके रखा है, राइट। क्योंकि जो राजा महाराजा हों, जो मतलब नजीम हैं, नायब हैं, इन सब की बस का नहीं था पेट्रोनाइज करना। अंग्रेजों ने जैसे जैसे इनकी मतलब इनसे हाथ से फाइनेंसिस छीन लिए इनके, राइट। तो अब आर्टिस्ट ने क्या सोचा है कि नहीं, हमें अपने खुद के जो है वो घराने एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, राइट। और उनको लोकल जमींदारों ने पेट्रोनेज दी, बट उस लेवल पर नहीं जितना पहले मुगल्स के टाइम पर या दिल्ली सुल्तानों के टाइम पर थी। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक क्या क्या हैं। 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, समझाता हूं आपको। ऑल द पोएटिक रेंडरिंग डू नॉट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई टू बी कॉल्ड म्यूजिक। किसी भी पोएटिक रेंडरिंग को आप म्यूजिक नहीं कह सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पोएम एंड क्या बोल सकते हैं, एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। There are some basic character which would make a rendering musical. A composition qualifies to be a musical composition when it rests on the following 3 fundamental constituents of music. ठीक है, एक किसी भी कॉम्पोजिशन को आप म्यूजिकल कॉम्पोजिशन कब कहेंगे? जब उसमें स्वर होगा, जब उसमें ताल होगी, जब उसमें राग होगा। 3 चीजें, ठीक है। स्वर, ताल और राग जब होगा तब वो म्यूजिक कंपोजिशन कहलाएगी। सबसे पहले स्वर क्या होता है? इट इज अ साउंड दैट हैज सम मीनिंग एंड पोजेसेस सम डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। हिंदुस्तानी म्यूजिक है 7 एब्रिवेटेड स्वर, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा होता है सदजा नहीं है, हाँ सज्जा। रे ऋषभ, गा गंधार, मा मध्यमा, पा पंचम, धा धैवत और नी निषाद। तो ये 7 जो हैं वो क्या हैं? स्वर हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और इनके फुल नेम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां पर सवाल जो है वो बन सकता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज है ताल। तो पहले तो स्वर होने चाहिए, है ना। म्यूजिक वो है जिसमें स्वर हो। दूसरा ताल हो, यानी कि लय हो या बीट या ट्यून हो, राइट। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच रिदम गेट्स डिपिक्टेड इन म्यूजिकल कंपोजिशन। कोई भी रिदम है, बजा रहे हैं आप, राइट, किसी भी सरफेस को बजा रहे हैं तो आप थाप बन रही है उससे ना, रिदम बन रही है, ठीक है। उस रिदम को म्यूजिकल कंपोजिशन के साथ जोड़ा जा रहा है। It is rhythmic pattern of beats. Different kind of tals and generally played through percussion instrument like झांझ, मंजीरा, मृदांग, पखवाज, तबला एटसेट्रा। तो ये क्या है? झांझ, मंजीरा, मृदंग, खास तौर पे पखवाज और तबला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रकर्षण है, जिनको आप ढोल, ढोलकी, पखराज, तबला वगैरह देखें आपने, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि एक हॉलो फ्रेम होगा, ठीक है। हो सकता है कि दोनों साइड उसमें मेम्ब्रेन हो और उसको जो है वो हाथ से या स्टिक से बजाया जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रकर्षण इंस्ट्रूमेंट। तो प्रकर्षण इंस्ट्रूमेंट से आप जो है वो ताल जैसे जो है वो हाथ से भी बन जाती है, बीट जो है वो हाथ से भी बन जाती है। तो अलग अलग मतलब किसी भी सरफेस को पीटने से अगर आप एक रिदम क्रिएट कर दे रहे हैं, सो दैट ताल इज वेरी नेसेसरी फॉर म्यूजिक, ठीक है। तो पहली चीज तो स्वर होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हैं उसमें जो है वो ये सारे गामा पाधा नी, ये 7 जो हैं वो स्वर होने चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज ताल होनी चाहिए। देर आर मोर देन 100 ताल्स, 100 से ज्यादा बीट्स हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, बट ओनली फ्यू आर यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक सच एज 3 ताल, ठीक है। उसके अलावा 1 ताल और झपताल। तो खैर ये 3 ताल, 1 ताल, झपताल क्या होता है, मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि एक बार यूट्यूब पर जाकर डेफिनेटली 3 ताल, 1 ताल और झपताल को जरूर सुने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 तरह की ताल जो हैं वो 3 तरह की बीट्स यूज होती हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। नेक्स्ट चीज आती है राग या मेलोडी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डिलाइटफुलनेस एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेलोडी। इट इज बेस्ड ऑन अ स्केल
with a given set of notes and a typical order in which they appear in melodies। तो बेसिकली क्या है, आवाज निकाल रहे हैं आप, है ना। जैसे अब मेरा गला तो इतना सुरीला है नहीं कि मैं आपको एक राग सुना कर दिखा दूं, लेकिन जो आपने सुना है ना, गाते हैं ऐसे, मतलब उसमें वोकल्स नहीं होते लेकिन आवाज निकल रही होती है, लेकिन वो अपने आवाज को स्केल अप और स्केल डाउन करके एक म्यूजिकल कंपोजिशन तैयार करते हैं, ठीक है। और वो एक पैटर्न में भी हो सकती है, राइट, एक बीट के फॉर्म में भी आ सकती है, आपको लगेगा कि बार बार रिपीटेटिव भी हो सकती है, नॉन रिपीटेटिव भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज राग, और मेलोडीज के फॉर्म में गाया जाता है। देर आर 6 मेन रागाज इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। वैसे तो रागों की गिनती जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राग हैं, नए नए राग जो हैं वो डेवलप होते जाते हैं, आर्टिस्ट नए नए राग डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट समथिंग दैट इज फिक्स, बट देर आर 6 मेन राग, ठीक है। म्यूजिक सिग्निफाइंग डिफरेंट मूड्स एंड देयर टाइम एंड सीजन स्पेसिफिक। तो राग बेसिकली क्या करता है, राग जो है ना, ठीक है, किसी भी मूड को, किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करता है। तो मैं आगे आपको कुछ ऐसे आर्टिस्ट का नाम आज बताऊंगा, और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि उनको सुने, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनको सुनिएगा, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और कुछ एक इंपॉर्टेंट राग मैं आपको बताऊंगा, उनको खास तौर पे ये 6 राग तो आप जरूर सुने, ठीक है। कौन कौन से राग हैं, भैरव, हिंडोल, दीपक, मेघ श्री और मलकौन, ठीक है। तो ये जो 6 राग हैं, इनके मूड क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि किस राग के साथ कौन सा मूड जुड़ा है। तो भैरव के साथ जुड़ा है पीस, गाया किस समय जाता है, मॉर्निंग में, और किस सीजन में गाया जाता है, ऑटम में, ठीक है। हिंडोल के साथ जुड़ा है मूड स्वीटनेस, डॉन में, यानी कि क्या बोलते हैं, सुबह के समय और स्प्रिंग में गाया जाता है। दीपक कंपैशन, नाइट एंड समर। मेघ करेज, मिड डे, रेनी। श्री ग्लैडनेस, इवनिंग, विंटर। एंड मलकौन लव, मिडनाइट, विंटर। तो ये है राग। वो राग किस मूड में है, किस मूड के राग हैं, ठीक है, और किस समय गाए जाते हैं, किस सीजन में गाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। तो देख रहे हैं आप, राग एक स्पेसिफिक मूड के साथ जुड़ा हुआ है। तो एंगर के लिए, एग्नी के लिए, एपैथी के लिए, सिंपैथी के लिए, ठीक है, पीस के लिए, कंपैशन के लिए, लव के लिए, हेट के लिए, अलग अलग राग अवेलेबल हैं, और वो अलग अलग समय में गाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग सीजन के हिसाब से गाए जाते हैं। सो 6 तो ये मेन राग हैं, मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि इन्हें सुने जरूर, ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे राग ये। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो 3 तो एलिमेंट हैं, क्या क्या, स्वर, ताल और राग। रागों की गिनती नहीं है, बहुत सारे राग हैं, लेकिन 6 ये मुख्य राग हैं। राग मूड, टाइम और सीजन के साथ जुड़े हैं, ठीक है। ताल 100 ताल हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं, 3 ताल, 1 ताल और झप ताल, ठीक है। सुनिएगा, ताल बेसिकली क्या है, ये तबले की बीट होगी, आप सुनिएगा, आपको ताल जो है वो देखने को मिल जाएंगी, और आपको लगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये रिपीटेडली बज रहा है ना, एक ही बीट जो है वो बार बार बज रही है, ठीक है। यही होता है बीट में, एक ही बीट बार बार बजती है, राइट। और स्वर तो आप लोग समझ ही गए, सारे गामा जो स्वर होते हैं, जो वोकल्स गाते हैं, वो इन स्वरों में गाए जाते हैं, ठीक है, इन स्वरों के अंदर रहकर गाए जाते हैं। अगर आप इसके अंदर हैं तो आप सुरीले हैं, अदरवाइज आप बेसुरे हैं, ठीक है, मेरे जैसे। खैर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं अब। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट एंड इवॉल्व्ड म्यूजिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन नाट्य शास्त्र। अब देखिए, सबसे पहले हमें वैसे तो ऋग्वेद में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी है, सामवेद में डेफिनेटली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी है, लेकिन डिटेल में, है ना, हाईली डिटेल में, स्पेसिफिकली जहां पर हमें काम दिख रहा है आपको, है ना, वो काम नजर आ रहा है हमें भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में। कंपाइल्ड बाय भारत मुनि या भरत मुनि, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। 4 मेन कैटेगरी में बांटा गया है, आवाज कैसे निकल रही। पहला है तटवाद्य। तटवाद्य क्या होता है, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं कोर्डोफोन्स, जैसे कि जिसको आप गिटार, यूकेलेली, सितार, राइट, तानपूरा, वीणा, ये सब क्या हैं, ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जा रहे हैं, तो गिटार, यूकेलेले, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुशिर वाद्य या एरोफोन्स, यानी जिसमें हवा से आवाज निकलती है। पहला
किससे निकलती है? स्ट्रिंग्स से, ठीक है, मेटल की स्ट्रिंग्स से आवाज़ निकलती है। दूसरे में हवा से आवाज़ निकलती है, यानी कि बांसुरी, है ना। फ्लूट जो है वो क्या है? एक फ्लूट हो गई, शहनाई हो गई, बीन हो गई, ये सब क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। तीसरी क्या है आपकी? अवंधा वाद्य और मेम्ब्रेनोफोन्स, यानी कि प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट, जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ड्रम्स हैं, ढोल होते हैं, ठीक है, आपको तबला देखने को मिलेगा, ये सब क्या है? ये प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नॉट जस्ट दैट, लेकिन जो ब्रास की आपने छोटी छोटी जो है वो क्या बोलते हैं, देखी होंगी, प्लेट्स होती हैं, उनको आपस में से बजाया जाता है, राइट, दोज आर ऑल्सो प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा घन वाद्य और आइडियोफोन्स, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स विच डू नॉट रिक्वायर ट्यूनिंग। सॉलिड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मटके हो गए, ठीक है, एक मटका बजाया जाता है, वो एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अ घन वाद्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, घन वाद्य, अवंधा वाद्य, शुशिर वाद्य और तट वाद्य, जिनको इंग्लिश में कहते हैं कोर्डोफोन्स, एरोफोन्स, मेम्ब्रेनोफोन्स और आइडियोफोन्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये चारों का सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? कहां से मिल रही है हमें जानकारी? सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? नाट्यशास्त्र। किसने लिखी है? भरत मुनि ने, ठीक है। किस टाइम का है? पोस्ट मौर्य से गुप्ता पीरियड के बीच का है, ठीक है। खैर, अब एक एक करके इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सितार आपको पता होना चाहिए, सितार, तानपुरा, राइट। सो सितार क्या? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर हमें जो सवाल, जो पॉइंट पता होना चाहिए वो ये है कि किस इंस्ट्रूमेंट को फेमसली कौन बजाता था, या बजाता था या बजाता है, राइट। तो सितार नॉर्थ इंडिया का फेमस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अमीर खुसरो को श्रेय दिया जाता है कि अमीर खुसरो ने सितार को डेवलप किया। सम फेमस सितार प्लेयर, उस्ताद विलायत खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद इमरात खां, उस्ताद इनायत खां, ठीक है। तो ये वीणा के कुछ प्लेयर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। और मैं एक चीज़ हाईली रेकमेंड करूंगा कि इन उस्तादों को, इन जो भी आर्टिस्ट का आज नाम आ रहा है, इन सभी आर्टिस्ट को आप डेफिनेटली सुने ज़रूर। जो भी ये राग का नाम आया, राइट, ये जो राग हैं इनको सुनिए। आप लोग वेस्टर्न म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक सुनते रहते हैं, वो समझ रहे हैं, वो बहुत अनकल्चर्ड है, वो आपने कल्चर में डाइव नहीं किया, वो बहुत अनकल्चर्ड चीज़ है। एक बार उस्ताद विलायत खां को, उस्ताद उस्ताद इमायत खां को एक बार सुनकर देखिएगा, ठीक है। सितार प्लेयर हैं, बहुत बहुत आपको शांति मिलेगी, बहुत मज़ेदार म्यूजिक है, ठीक है। तो ये जो राग वगैरह हैं, इनमें टाइम इन्वेस्ट कर कर इनको सुनिएगा ज़रूर, थोड़ा टेस्ट डेवलप कीजिए, थोड़ा अपने आप को कल्चराइज कीजिए। आप बहुत ज़्यादा हम कल्चर से दूर चले गए हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट है तानपुरा। तानपुरा, तानपुरी, ठीक है, कह दिया जाता है इसको। इट इज लॉन्ग नेक्ड प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ये दोनों प्लग स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग को प्लग करके ऐसे खींच कर बजाया जाता है ना, स्ट्रिंग को ऐसे खींच कर छोड़ेंगे तो वो वाइब्रेट करती है, ठीक है। देखिएगा, ये स्ट्रिंग है, ये एक सितार है, ये इसकी स्ट्रिंग नज़र आ रही है, और ये इसका जो है वो नीचे बॉक्स है, राइट। तो जब आप इसको खींच कर छोड़ेंगे तो ये स्ट्रिंग करेगी वाइब्रेट, और ये वाइब्रेशंस जब इन हॉलो जो मतलब पीसीज हैं, जो जो हॉलो पार्ट्स हैं, इसमें जब वो वाइब्रेशंस एंटर करेगी तो आवाज़ प्रोड्यूस करेगी, बहुत बेहतरीन। तो स्ट्रिंग से भी आवाज़ निकलती है और इन हॉलो बॉक्सेस में से भी आवाज़ निकलती है। तो इस तरह काम करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सो हम इस डेप्थ में नहीं जाएंगे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम करते हैं, वो मेंस के लिए, या अगर आप स्पेसिफिकली आर्ट्स पढ़ रहे हैं ना, जब आप, या आप म्यूज़िक को स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर पढ़ना आपके लिए, परफॉर्म करना, समझना ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ तानपुरा, ठीक है। तानपुरा भी ऑलमोस्ट सितार जैसा ही है, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स इन इंडियन, तो तानपुरा की बहुत सारी फॉर्म्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तानपुरा जैसे सितार है, सितार पहले 3 स्ट्रिंग्ड था, फिर 4 स्ट्रिंग्ड, 5 स्ट्रिंग्ड, सेम गोज फॉर तानपुरा। तानपुरा पहले 1-2 स्ट्रिंग का था, 3 स्ट्रिंग के, 4 स्ट्रिंग के, तो अलग अलग एरिया में डेवलप होते हैं अलग अलग तानपुरे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा वीणा। Veena is multi-string chordophone and it has many regional designs having different names such as रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, मोहन वीणा, ठीक है। तो ये 3 तो मेन तरह की वीणाएं हैं, सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा, मोहन वीणा। द वीणा है, और नॉर्थ इंडिया में रुद्र वीणा ज़्यादा पॉपुलर रही। वीणा हैज़ बीन जनरली रिप्लेस्ड विद द सितार इन नॉर्थ इंडियन परफॉर्मेंसेस। अब देखिए, वीणा ट्रेडिशनली
आपको साउथ इंडिया से डेवलप होता हुआ नजर आएगा, और नॉर्थ इंडिया पहुंचते पहुंचते वीणा जो है वो सितार में डेवलप हो गया, क्योंकि अमीर खुसरो ने जो स्ट्रिंग, जो पर्शियन एलिमेंट जोड़ दिए, थोड़ा स्ट्रिंग इन वीणा पहले से अवेलेबल था, उन दोनों को जोड़कर उसने सितार डेवलप कर दिया। द साउथ इंडियन वीणा डिजाइन यूज्ड इन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक इज अ लूट। ठीक है, लूट एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह की शेप रहेगी उसकी। तो जो साउथ इंडिया में वीणा यूज होती है वो इस लूट शेप में होती है। ठीक है, जिसकी मतलब जो जिसकी नेक जो है वो काफी छोटी होती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तानपुरा की सितार की नेक बहुत लंबी है, लूट की नेक रिलेटिवली छोटी होती है। दिस इज अ वीणा। ठीक है, एंड वीणा इज, आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा सिमिलर है सितार के, तो वीणा से ही सितार डेवलप हुआ है आप कह सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है आपका सरोद। सरोद हैज अ स्मॉल, एक सेकेंड, यस, सरोद हैज अ स्मॉल वुडन बॉडी कवर्ड विद स्किन and a fingerboard that is covered with steel. Some notable exponents of Sarod are Ustad Ali Akbar Khan, Ustad Ajmad Ali Khan, Pandit बुद्धा देवदास गुप्ता, जरीन धरुवाला एंड ब्रिज नारायण। तो ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनको एक बार सर्च कर कर इनकी एक बार आर्ट को जरूर देखिएगा, तभी आपको नाम ये ध्यान रहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज अ सरोद। तो देखिए क्या है, स्मॉल वुडन बॉडी कवर्ड विद स्किन एंड अ फिंगर बोर्ड दैट इज कवर्ड विद स्टील, राइट। तो वुडन बॉडी है, इसके ऊपर ये स्किन है। ठीक है, सो इट इज नॉट पूरा जो है वो होल नहीं है ना, पूरा का पूरा जो है वो मतलब जैसे सितार है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, गिटार का आप देखते हैं कि पूरा जो बॉक्स होता है वो लकड़ी का बना होता है, बट यहाँ पर स्किन से ढका हुआ है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं, तानपुरा या सरोद में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। और जो फिंगर बोर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो स्टील आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आएगा सारंगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट बाउड इंस्ट्रूमेंट इंडिया। बाउड इंस्ट्रूमेंट यानी कि इस तरह ये जो बाउ है ना, ठीक है, स्ट्रिंग्स होती हैं, और स्ट्रिंग के ऊपर जैसे आपने देखा होगा चलो, ठीक है, या उसके अलावा आपने देखा होगा कई बार आपने बसों में ट्रेवल करते हुए देखा होगा कि लोग जो है वो सारंगी बजा रहे होते हैं। तो दिस इज अ बाव, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्ट्रिंग पर बाव को रब करने से बजता है, उसको बाउड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। वर्ल्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट बाउड इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में सारंगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फेमस सारंगी मास्टर्स या माइस्ट्रोज आर रहमान बख्श, पंडित राम नारायण, गुलाम सबीर, उस्ताद सुल्तान खां। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, इन पर सवाल बन जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएंगे विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला है फ्लूट। इट इज सिंपल सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर। आप लोग जानते हैं फ्लूट कौन, नोटेबल फ्लूट प्लेयर्स देख लेते हैं हम। ठीक है, पंडित पन्नालाल घोष, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जी को जरूर सुने, बहुत बेहतरीन फ्लूट, वैसे दोनों को ही, ये जो सारे आर्टिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इनको सुनिएगा जरूर समय लगाकर, बहुत बेहतरीन, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का टेस्ट डेवलप हो जाएगा इसमें, क्योंकि बेहतरीन है हमारा क्लासिकल म्यूजिक। दिस इज अ फ्लूट, राइट, ये तो मॉडर्न फ्लूट है, बट यू नो व्हाट अ फ्लूट इज, राइट। नेक्स्ट आ गई हारमोनियम। हारमोनियम भी ऑन द कॉन्ट्ररी एक विंड इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, आवाज विंड से ही बनती है। इट हैज अ कीबोर्ड ऑफ ओवर टू एंड वन हाफ octaves and works on a system of bellows, right। so देखिए ये है octaves और ये जो है वो कीबोर्ड है इसका। ठीक, तो यहां से हवा जो है वो पुश की जाती है, और ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के माध्यम से आवाज जो है मतलब डिफरेंट स्वर जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो आई होप अगर आप स्कूल में म्यूजिक क्लासेस लगाई होंगी आपने, तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपने सारे जहां से अच्छा हारमोनियम पर बजाया ही होगा। ठीक है, तो खैर इट इज मोर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया देन साउथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आएगी शहनाई। इट इज डबल रीड इंस्ट्रूमेंट विद अ टेपरिंग बोर which progressively increases towards the lower side. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज अनराइवल्ड माइस्ट्रो इन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, याद रखेंगे, दिस इज द शहनाई, राइट। शहनाई जो है वो बॉटम की तरफ टेपर हो रही है, राइट, यहां से चौड़ी है और नीचे से इधर से पतली है। ठीक है, फ्लूट जो है वो ऑलमोस्ट सभी फ्लूट्स पैरेलल होती हैं,
ठीक है, लेकिन शहनाई जो है वो बॉटम की तरफ, मतलब माउथ पीस की तरफ जो है वो टेपर होती है इस तरह, ध्यान देंगे। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को डेफिनेटली सुनिएगा, ठीक है, माइस्ट्रो हैं। नेक्स्ट आएंगे प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स, मेम्ब्रेन्ड इंस्ट्रूमेंट जिससे ताल बजती है, ठीक है। अब क्या इन इंस्ट्रूमेंट से, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या इनसे ताल बजती है? नहीं, ताल जो है वो क्रिएट होती है प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो फ्लूट हैं, ये सपोर्ट करते हैं किसको? राग को, ठीक है। लेकिन ताल जो है वो प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट से निकलती है, ध्यान रखेंगे आप। तबला है सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहला, अब तबले का जो ओरिजिन है ना वो डिस्प्यूटेड है कि कहां से हुआ है, लेकिन इंडिया से निकला है, ये बात मान सकते हैं आपकी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से डेवलप हुआ है तबला। इट इज मोस्ट पॉपुलर इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ड्रम्स, द तबला और बयान, ठीक है। वैसे तो डुग्गी और बयान भी कह सकते हैं आप, दो होते हैं, एक एक डुग्गी होती है, एक तबला होता है, एक बयान होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि डुग डुगी बजा रहे हैं, है ना, तो डुग डुगी जो है वो एक इसी तरह का प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट ही होता है, ठीक है। द तबला इज मेड ऑफ वुड वेर एज इट्स हेड इज मेड ऑफ स्ट्रेच। सो जो तबला पार्ट होता है वो लकड़ी का बना होता है, और उसका सर जो है वो, उसका हेड, उसके ऊपर एनिमल स्किन की मेम्ब्रेन होती है। और जो बयां होता है इज अ बेस ड्रम यूजुअली मेड ऑफ मेटल विद स्ट्रेच्ड। बयां जो मोटे वाला होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर इमेज में दिखाता हूँ, ये है बयां और ये है तबला, ठीक है। तो तबला ये स्टील का बना होता है, या नॉट स्टील लेकिन ब्रास का भी बना हो सकता है, मेटल का बना होता है, और इसके ऊपर ये एनिमल स्किन है। अब तो काफ़ी सारे मतलब सिंथेटिक स्किन्स आ गई हैं, लेकिन ट्रेडिशनली एनिमल स्किन होती है, और एनिमल में भी क्या, भेड़ बकरियों की पेट की खाल से बनता है, ठीक है। और दिस इज तबला, ठीक, तबला जो है वो लकड़ी का होता है, और जो बयां है, या डुगी बोलते हैं इसको, डुगी या तबला लकड़ी का होता है, और जो बयां है वो बयान जो बना होता है किससे? मेटल का होता है, ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आएगा पखवाज। पखवाज और तबले के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। तबला आपको नॉर्थ इंडिया में ज्यादा यूज होता हुआ नजर आएगा, और पखवाज आपको साउथ इंडिया कर्नाटिक म्यूजिक में भी पखवाज ज्यादा यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पखवाज क्या है? दिस इज पखवाज, राइट। पखवाज इज अ बैरल शेप्ड ड्रम विद टू हेड्स विच आर मेड ऑफ लेयर्स ऑफ स्किन, ठीक है। तो ये बैरल की शेप का है ना, बैरल इस तरह होता है ना, ठीक है, ये बैरल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और दो हेड है, और जिसमें मेम्ब्रेन होती है। तबले में दो हेड नहीं होते, तबले में एक ही हेड होता है, ध्यान दीजिएगा। इट इज बिलीव दैट तबला वॉज डराइव्ड फ्रॉम पखवाज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पखवाज से तबला डेवलप हुआ है, ध्यान रखेंगे। पखवाज यूजुअली अकम्पनीज ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ध्रुपद स्टाइल में, जिसमें एक मेन सिंगर बैठा होता है, दो तानपुरे में होते हैं, एक हारमोनियम में होता है, एक पखवाज में होता है। अब पखवाज के अलावा तबले में भी हो सकता है, या तबला पखवाज दोनों पर भी हो सकता है। तो इस तरह की मंडली होती है ना गाने वाली, मेन सिंगर होता है, लीड सिंगर, तानपुरे, ठीक है। और तानपुरा, वीणा को तो रिप्लेस कर दिया ना, ये तानपुरा या सितार होगा, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है, या दोनों ही हो सकते हैं, एक तानपुरा एक सितार। और फिर उसके अलावा पखवाज होगा या तबला हो सकता है। तो आप परफॉर्मेंसेस देखिएगा, मैंने आपको बोला ना, जो आर्टिस्ट मैंने बोले उनकी एक बार परफॉर्मेंसेस देखिए, आपको तभी ध्यान रहेंगे ये सारे पॉइंट्स, तभी इन आर्टिस्ट वगैरह के नाम ध्यान रहेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा आपका जल तरंगम। जल तरंगम एज अ नेम सजेस्ट, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें पानी से आवाज़ निकालने की कोशिश की जा रही है, जल की तरंगों से आवाज़ निकलेंगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 18 पोर्सलिन कप्स। इस तरह जो है वो ऐसे पोर्सलिन के कप्स रखे होते हैं, और उन पर जो है वो, उनमें पानी होता है, और उससे आवाज़ निकालने की कोशिश की जाती है, राइट। विच आर अरेंज इन अ सेमी सर्कुलर, इस तरह सेमी सर्कुलर शेप में रखा होता है, और सामने ऐसे बीच में परफॉर्मर बैठा होता है, परफॉर्मर के पास स्टिक होती है, और परफॉर्मर स्टिक से बजाता है उसे, राइट। वाटर इज poured into cups and the pitch is changed by adjusting the amount of water in the cup. The cups are struck with two thin bamboo stick. तो इन कप्स पर मारा जाएगा और आवाज निकलेगी इससे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है जल तरंगम, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आएगा आपका मृदंगम। दिस इज मृदंगम, जिसमें एक फेस बड़ा होता है और एक फेस छोटा होता है, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउथ इंडिया एंड इज मेड ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड।
एक सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड से बनता है, जुड़कर नहीं बनता है, जोड़कर, लकड़ी को जोड़कर नहीं बनाया जाता है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड को कार्व आउट करके बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज बैरल शेप्ड डबल हेडेड ड्रम, द टू हेड्स आर मेड ऑफ लेयर्ड स्किन, द मृदंगम इज प्लेड विद हैंड्स, पाम्स एंड फिंगर्स। मृदंगम कैसे अलग है पखवाज से? पखवाज की दोनों साइड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होती हैं, लेकिन मृदंगम में एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पखवाज एंड मृदंगम। दूसरा डिफरेंस ये है कि मृदंगम जो है वो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड से डेवलप होता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा घटम। घटम जो है वो ये तबले, सॉरी, मटका जो होता है ना, मटके में पानी डाल के जो बजाया जाता है, चमड़े से, अंगूठियों से, हाथ उंगलियों से बजाया जाता है, सो इसको कहा जाता है घटम। इट इज जनरली अ सेकेंडरी परकशन इंस्ट्रूमेंट अकम्पनिंग मृदंगम। इट प्रोड्यूसेस फास्ट रिदमिक पैटर्न। सो मृदंगम होगा या पखवाज होगा या तबला होगा, उसके साथ सेकेंडरी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, परकशन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर रखा जाता है घटम को। प्राइमरी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, घटम जो है वो जो मटका है वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा डमरू, स्मॉल टू हेडेड ड्रम, जो हाथ से, एक हाथ से बजाता है, डमरू। ठीक है, दिस इज अ डमरू, राइट। नेक्स्ट आएगा कंजीरा, दिस इज अ कंजीरा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार स्कूल वगैरह में। ठीक है, इसमें जो ये जो मेटल क्या बोलते हैं, क्या जो डिस्क है ये ज़्यादा है, जो ट्रेडिशनल कंजीरा होता है उसमें इतनी नहीं होती। ठीक है, उसमें एक इस साइड होगी और एक दूसरी साइड होगी, लेकिन जो मॉडर्न कंजीरा है उसमें ज़्यादा ये डिस्क जुड़ी होती है। इट इज़ साउथ इंडियन फ्रेम ड्रम एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ तंबोरिन, तंबूरीन फैमिली। ठीक है, तंबूरा जो होता है ना उस फैमिली से बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट आएगा ताल या मंजीरा। अब ये है, दिस इज ताल या मंजीरा, ब्रास का होता है और ये सिंबल्स की तरह सिंबल होता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे बजाया जाता है, आपने देखा भी होगा बजते हुए से। इट इज अ पेयर ऑफ क्लैश सिंबल्स विच मेक हाई पिच्ड प्रकर्शन साउंड्स। हाई पिच, अगर आप में से कोई ड्रम बजाता है तो हाई हैट करके एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब ड्रम में एक पार्ट होता है हाई हैट, सो वही काम करता है ये। ठीक है, हाई पिच आवाज निकालता है। सो दीज आर द प्रिकर्शंस। नेक्स्ट देखते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इंडियन म्यूजिक में सबसे पहला तो क्लासिकल म्यूजिक है, जिसमें आज हम हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में, और फिर उसके बाद आता है फोक म्यूजिक। ठीक है, थर्ड सेशन में हम फोक म्यूजिक और ब्लेंड ऑफ क्लासिकल और फोक और मॉडर्न म्यूजिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉडर्न म्यूजिक मेरे हिसाब से इतना इंप्रेसिव नहीं है जितना हिंदुस्तानी म्यूजिक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, आप सुनना शुरू करेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया अराउंड 13 से 14 सेंचुरी। सो भक्ति मूवमेंट से शुरुआत होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, फिर दिल्ली सुल्तान का उसमें जुड़ता हुआ नजर आएगा एफर्ट, या दिल्ली सुल्तान की वजह से जो पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई है उसकी वजह से आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक में चेंजेस आते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद मुगल्स की वजह से, फिर उसके बाद अंग्रेजों की वजह से, राइट। द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशियंट हिंदू एंड वैदिक म्यूजिकल ट्रांजिशंस एज वेल एज पर्शियन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो नाट्य शास्त्र में दी हुई जो जानकारी है, या जो उससे पहले ऋग्वैदिक हिम्स जो हैं, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, प्लस उसमें पर्शियो अरेबिक एलिमेंट जो जुड़ गए, उससे हमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक डेवलप होता हुआ नजर आया 13 से 14 सेंचुरी में। ठीक है, द हिंदुस्तानी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन राग विच इज मेलोडिक स्केल कंप्राइजिंग ऑफ 7 बेसिक नोट। तो राग होते हैं सारे गामा पाधा नी, ये जो स्वर हैं इन्हीं स्वरों को जोड़कर जो है वो राग गाया जाता है। तो मैंने जो रागों के नाम आपको बताए हैं ना पहले, या और भी आगे बताऊंगा, इनको सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। इसमें हो सकता है बीच बीच में वोकल्स हो सकता है कि बीच में वोकल्स ना हो, केवल इन स्वरों का इस्तेमाल करके कंपोजिशन जो है वो क्रिएट की गई हो, राइट। राग अटेन्स अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स इन इट। The form of rag is also determined by the particular pattern of ascent and descent of notes। अब किस तरह का राग है, ठीक है, तो नोट्स कैसे गाए जा रहे हैं उस पर राग को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना, एक तो मूड्स के हिसाब से राग बटे होते हैं, है ना। ठीक है, कंपैशन का, लव का, हेट का, एंगर का, एपैथी का, सिंपैथी का, राइट। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज प्राइमरली वोकल सेंट्रिक एंड मेजर वोकल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद
इट आर ख्याल, गजल, ध्रुपद, धमार, तराना, ठुमरी एटसेट्रा। जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उसका सेंटर क्या है, एक वोकलिस्ट होगा जो गा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बीच में वोकलिस्ट बैठा होगा, वो गा रहा है। अब वो वोकल्स जो है वो केवल राग गा रहा है, राग अलाप रहा है, या उसमें कुछ शब्द भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स। हो सकता है दोनों को मिक्स किया जा रहा है, वो गा भी रहा है ना, राग भी गा रहा है, और वो बीच में कुछ मतलब कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहा है, कुछ राइमिंग भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह के हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, ख्याल, गजल, ध्रुपद, धमार। धमार जो है वो आपका ध्रुपद और ख्याल को जोड़कर बनता है। तराने गाए जाते हैं, ठुमरियाँ जो हैं वो ठुमकने से निकल कर आया है ना, ठीक है। ठुमरी जो है वो आपको लखनऊ वाले रीजन में डेवलप होती हुई दिखेंगी, ठीक है, अवध वाले रीजन में। फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, अब देखते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के पहले फॉर्म्स और फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक के घराने समझेंगे हम। तो सबसे पहला है ध्रुपद। इट इज द ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ध्रुपद जो है ना वो पर्शियो अरबिक एलिमेंट्स आने से पहले से मौजूद है, ठीक है। सो आप जानते ही हैं कि इंडिया में थीम्स क्या रही होंगी इसकी, पर्शियो अरबिक एलिमेंट्स आने से पहले। सो बहुत ज्यादा इसकी रिलीजियस थीम्स रही होंगी, वैष्णवाइट, शैवाइट, यानी कि देवी देवताओं के बारे में, या मौसम के बारे में, मूड्स के बारे में, ठीक है। सो इस तरह का जो है वो थीम्स रहती हैं ध्रुपद की। लेकिन मतलब शुरुआती म्यूजिक की, लेकिन स्पेसिफिकली ध्रुपद की थीम क्या रहती है, देवी देवताओं को, देवी देवताओं के बारे में, ठीक है। द ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन तानसेन sang इन ध्रुपद स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्रुपद के साथ किसको जोड़ रहे हैं आप, तानसेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इट इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय मेल सिंगर्स विद अ तानपुरा एंड पखवाज, ठीक है। कैसे गाया जाता है, बीच में मेल सिंगर बैठा होता है, एक साइड तानपुरा बज रहा होता है, एक साइड पखवाज बज रहा होता है, ठीक है। मतलब ताल के लिए पखवाज बज रहा होता है, और जो राग है उसको अकम्पेन करता है, क्योंकि राग के साथ जो है वो म्यूजिक जोड़ता है कौन, तानपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज प्राइमरली डिवोशनल इन थीम। ध्रुपद की थीम क्या है, डिवोशनल है, ठीक है, रिलीजियस थीम है इसकी। डिवोशन, अब डिवोशन रिलीजियस एलिमेंट्स के प्रति भी हो सकता है, या और भी, जैसे राजा के प्रति भी हो सकता है, राइट। इन थीम एंड कंटेंट हैज रिसाइटल इन प्रेज ऑफ पर्टिकुलर डाइटी। लेकिन ध्रुपद में क्या है, किसी पर्टिकुलर, जैसे कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, विष्णु के अवतार आदि वराह के बारे में, ठीक है, शिव के बारे में, शिव पार्वती के रिलेशन के बारे में, राधा कृष्ण के रिलेशन के बारे में, ठीक है, नारद के बारे में, राइट। सो रावण के बारे में। तो ध्रुपद जो है वो बेसिकली क्या है, नारद और रावण मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि बहुत एकम्प्लिश्ड, नारद और रावण दोनों ही बहुत एकम्प्लिश्ड जो हैं वो म्यूजिकल स्कॉलर हैं, ठीक है, और वो ध्रुपद में एकम्प्लिश्ड है। इट बिगिंस विद अ रिलेटिवली लॉन्ग एंड एसाइक्लिक आलाप। अब शुरू कैसे होता है क्या बोलते हैं इसको, ध्रुपद शुरू कैसे होता है, सबसे पहले आलाप गाया जाता है, ठीक है। अब उस आलाप के साथ ताल हो सकती है, ना भी हो, तानपुरा बजे भी या ना भी बजे, ठीक है। तो पहले जो है वो शुरुआत में आलाप गाया जाता है, उसके बाद राग शुरू होता है, विच ग्रेजुअली अनफोल्ड्स इनटू अ रिदमिक जोड़ एंड झाल सेक्शन। सो आलाप, फिर उसके बाद जोड़ और झाल शुरू होते हैं। दिस इज फॉलोड बाय रिडेंशन ऑफ बंदिश विद द पखवाज एज एन अकम्पनीमेंट। सो बंदिश, आलाप मतलब गाया जाता है, फिर उसके बाद बंदिश शुरू होती है। बंदिश बेसिकली क्या है कि राग के साथ जब ताल जुड़ जाती है, और पखवाज खासतौर पर जब ताल जोड़ता है तो उसको बंदिश कहा जाता है, ठीक है। द लिरिक्स संग इन ध्रुपद आर इन मिडिवल फॉर्म ऑफ हिंदी। अब ध्रुपद में लिरिक्स जो है वो फारसी में गाया जाता है या नहीं, नहीं, उसको ब्रज भाषा में गाया जाता है। जो मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार वाले रीजन में जो पॉपुलर हिंदी के जो डायलेक्ट्स हैं उसको ब्रज भाषा कहा जाता है। एंड टिपिकली हेरोइक इन थीम और इन प्रेज ऑफ पर्टिकुलर डाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्रुपद के बारे में, डेफिनेटली सवाल बनते हैं इसमें। रुद्र वीणा, मैंने बोला ना नॉर्थ इंडिया में कौन सी वीणा फेमस होती है, रुद्र वीणा इज यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इन द स्टाइल ऑफ ध्रुपद। अगर वीणा का इस्तेमाल हो रहा है तो रुद्र वीणा का इस्तेमाल होता है, राइट। It ran the risk of becoming extinct in the first half of the 20th century, but it was revived due to the efforts of a few proponents of the Dagar family. डागर फैमिली में भी दो रहे हैं, ठीक है, ओल्डर डागर ब्रदर्स और यंगर डागर ब्रदर्स, जिन्होंने ध्रुपद को रिवाइव किया। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको दो पर्सनैलिटीज, दो पंडित जी का नाम और बताया था, उन्होंने भी
ध्रुपद को रिवाइव करने में काम किया है। एक सेकेंड, उनका नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, होल्ड अप, यस, पंडित विष्णु दिगंबर पुलसकर और दूसरा विष्णु नारायण भतकांडे, और उसके अलावा फिर डागर ब्रदर्स। डागर ब्रदर्स जो हैं वो दो सेट हैं, ओल्डर डागर ब्रदर्स और यंगर डागर ब्रदर्स। इन्होंने भी जो है वो ध्रुपद को रिवाइव किया है 20th सेंचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल बन सकता है इस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएगा आपका धमार। धमार क्या है? इट इज अ लाइटर फॉर्म ऑफ ध्रुपद। इट इज संग प्राइमरली ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ होली। धमार जो है वो होली में गाया जाता है, लेकिन धमार ख्याल और ध्रुपद को जोड़कर बनता है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आएगा ख्याल। अब ख्याली, ठीक है, कवाली और ख्याली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कवाली में थोड़ा ना ज़्यादा पर्शियन एलिमेंट है, ठीक है। ख्याली जो है वो हिंदुस्तानी है, वो अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान में डेवलप करी है। ख्याल मीन्स इमेजिनेशन, ठीक है। ध्रुपद गेव वे टू द समवट लेस ऑस्चर ख्याल विच इज अ मोर फ्री स्टाइल ऑफ सिंगिंग। अब ध्रुपद में क्या है कि देवी देवताओं के बारे में गाया जा रहा है, लेकिन ख्याल की थीम्स जो हैं वो थोड़ी फ्री स्टाइल है। आप राजा के बारे में भी गा सकते हैं, आप मौसम के बारे में भी गा सकते हैं, आप प्रेम संबंध के बारे में भी गा सकते हैं, आप अल्लाह के बारे में भी गा सकते हैं, राइट। दिस फॉर्म ऑफ म्यूजिक एस्क्राइब टू हुसैन शाह शर्की। अब कौन कौन है इसके? पहले तो अमीर खुसरो हैं, ठीक है। उसके अलावा जौनपुर के हुसैन शाह शर्की, 15th सेंचुरी रूलर ऑफ शर्की डायनेस्टी जौनपुर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है। उसके अलावा हाउएवर इट वाज मेड पॉपुलर बाय 18th सेंचुरी मुगल रूलर मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह की कोर्ट में, मैंने आपको बताया ना, क्या बोलते हैं, फिरोज खां और नायत खां, अदरंग और सदरंग जिनको कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने ख्याली को जो है वो और डेवलप किया और जिंदा रखा। नेक्स्ट, इट डिपिक्ट्स रोमांटिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग एंड लार्जली डिपेंड्स ऑन द इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द परफॉर्मर। इट इज कंपोज्ड ऑफ पर्टिकुलर राग और ताल। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? राग गाया जा रहा है। लिरिक्स जो हैं ध्रुपद में, लिरिक्स किस तरह के हैं? डाइटी, देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन ख्याल में अपने ख्यालों के लिरिक्स हैं ना, जो आपका ख्याल है, राइट। और राग गाया जाता है, लिरिक्स रहते हैं, और ताल में कौन होता है? ताल में जो है वो तबला भी हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर ताल में कौन होता है? क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तबला भी हो सकता है और अन्य प्रकर्शन इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि दिस पखवाज, राइट, पखवाज हो गया। या उसके अलावा खैर मृदंगम जो है वो साउथ इंडिया में फेमस था, नॉर्थ इंडिया में पखवाज और तबला फेमस, राइट। आगे देखिएगा, इट्स थीम इंक्लूड्स प्रेज ऑफ किंग्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सीजन, प्रैंक्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। सो लॉर्ड श्री कृष्णा के प्रैंक्स गोपियों के ऊपर, लॉर्ड श्री कृष्णा और राधा मैया का जो आपस में रिलेशनशिप है, इनका जो लव अफेयर है, इसके बारे में जानकारी, नॉट जानकारी बट इसके बारे में जो है वो गाया जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ठुमरी। अ सेमी क्लासिकल वोकल फ्रॉम vocal form originated in eastern part of उत्तर प्रदेश in court of नवाब वाजिद अली शाह द नवाब ऑफ अवध। तो लखनऊ वाले रीजन में अवध से डेवलप होता है। और ये ठुमरी जो है वो बेसिकली जो एंटरटेनर्स होती हैं, ठीक है, जिनको तबायफ कहा जाता है, राइट, जो डांसर एंटरटेनिंग गर्ल्स जो होती है ना, ठीक है, वहां से डेवलप हुआ है ये ठुमरी। ठुमरी इज अ रोमांटिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग एंड इज मेनली ऑन लव एंड डिवोशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ठुमरी जो है वो लव और इमोशन से जुड़ा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिरिक ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। बहुत इंपॉर्टेंट। ठुमरी के साथ आप किसको जोड़ते हैं? ठुमरी के साथ कथक को जोड़ा जाता है। डांस फॉर्म कौन सी जुड़ती है ठुमरी के साथ? कथक, राइट। तो आपने कई गानों में देखा होगा वो मतलब तबायफ बीच में नाच रही होती है और आस पड़ोस में एक गवैया होता है, वो गा रहा होता है, तानपुरे बज रहे होते हैं, पखवाज और तबले बज रहे होते हैं। सो दैट इज ठुमरी। वो ठुमरी गा रहे होते हैं और जो नाच रही होती है तबायफ वो कथक कर रही होती है, ठीक है। लेकिन बॉलीवुड में उस कथक को बहुत आप ये मान के चलिए कि वल्गरली पेश किया है, लेकिन उस समय एक सर्टेन क्लास तो थी इसमें, राइट। खैर आगे देखते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ठुमरी, पंजाबी, लखनवी और पूर्वी, ठीक है। जो और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है लखनवी। उसके अलावा पंजाबी और पूर्वी, पूर्वी आप मान सकते हैं बिहार वाले रीजन में जो डेवलप हुई, ठीक है।
द लिरिक्स आर टिपिकली इन प्रोटो हिंदी लैंग्वेज कॉल्ड ब्रज भाषा। तो उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में ब्रज भाषा जो पॉपुलर है, राइट, ये पॉपुलर थी और है भी आज भी, उसमें इसके लिरिक्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका तराने, तराना। तराना जो है वो सॉन्ग है, सॉन्ग्स हैं, वो राग नहीं है, राग बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तराने जो हैं वो थोड़े से छोटे राग आप मान सकते हैं, राइट। दीज आर सॉन्ग्स used to convey a feeling of joy and are usually performed towards the end of a concert। तो एक कोई भी कॉन्सर्ट चल रहा है उसके एंड में तराना गाया जाता है, और छोटे होते हैं तराने रिलेटिवली। जैसे जो राग होते हैं वो ठीक ठाक लंबे होते हैं, मतलब 30-30 40-40 मिनट के आपको राग नजर आएंगे। तराने जो हैं वो और हैप्पी मूड के होते हैं। राग के कई सारे मूड होते हैं ना, राग जो है वो गहरा से डार्क मूड से लेकर लाइट से लाइट मूड का भी हो सकता है, लेकिन तराने यूजुअली एक हैप्पी अप बीट से होते हैं थोड़े से, ठीक है। नेक्स्ट आएंगी गजल। इट वॉज ओरिजिनली अ पर्शियन फॉर्म ऑफ वोकल म्यूजिक। गजल जो है वो क्या है, पर्शियन है, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन हुआ। इट्स थीम्स आर मेनली फ्रॉम लव, जॉय एंड पाइटी। इट एग्जिस्ट इन मल्टीपल वेरिएशंस इंक्लूडिंग फोक एंड पॉप फॉर्म्स। तो गजल कई घरानों ने जो है वो जिंदा रखा गजलों को। आगे मैं आपको घराने जब बताऊंगा तो वहां पर हम जिक्र करेंगे कि गजलें कौन गाते हैं। नेक्स्ट आएगा टप्पा। टप्पा एक फारसी वर्ड है जंप के लिए ना, टप्पा खाती है ना गेंद, बॉल टप्पा खाती है। तो टप्पा एक ऐसा अपबीट सॉन्ग है या अपबीट म्यूजिक है जिसमें बहुत तेजी से गाया जाता है, और मतलब जो सुनने वाला है वो टप्पे खाने लगता है ना, नाचने के लिए उछलता है उसका शरीर। टप्पा विच मीन्स जंप इन पर्शियन डेवलप्ड अराउंड 18 सेंचुरी, और ये मुख्य तौर पे पख्तूनी जो पाश्तून्स हैं उनकी महिलाएं गाती हैं इसे। इट डेवलप फ्रॉम फोक सॉन्ग्स ऑफ कैमल राइडर्स। इट कंसिस्ट ऑफ सॉन्ग अटर्ड इन फास्ट नोट, है ना, तेजी से गाया जाता है ताकि नाचने वाले में जो है वो, मतलब जो सुन रहा है ना, उसमें उस टप्पे खाने की जो है वो मतलब प्रवृत्ति डेवलप हो जाए। नेक्स्ट आएंगे आप घराने देखते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के। तो ये तो हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक देखा, टप्पे, गजल, तराने, ठुमरी, धमार, ख्याल, ठीक है, ध्रुपद क्या है, फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक है। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी म्यूजिक को जिंदा किन घरानों ने रखा, ठीक है, और उन घरानों से जुड़े हुए आर्टिस्ट। उन आर्टिस्ट को आप नाम उनके नोट करेंगे और यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे उन्हें, ठीक है। डेफिनेटली मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि उन्हें सुने। अब मैं यहां पर आपको क्लास में सुना तो सकता नहीं हूं, वो काम तो आपको ही करना पड़ेगा, तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि उन्हें सुने जरूर, ठीक है, और थोड़ा कल्चर से जुड़े, इंडियन कल्चर से, राइट। The concept of gharana became popular in the 19th century when the royal patronage enjoyed by performers weakened and performers were compelled to move to urban centers। तो जब राजा महाराजा कमजोर कर दिए अंग्रेजों ने, तो अब शहरों की तरफ दौड़ना पड़ा आर्टिस्ट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब शहरों में ही वो अपनी आर्ट को जो है वो किसी तरह जिंदा रख सकते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर उनको हो सकता है कि सेकेंडरी कोई और भी काम करना पड़े, है ना, शहरों में और भी रोजगार अवेलेबल है, लेकिन और पैट्रनेज हो सकता है कि वहां पर जो जमींदार जो शहर पहुंच गए हैं वो पैट्रनेज प्रोवाइड कर दे। दे फेल बैक ऑन द नेम्स ऑफ द रीजन दे हेल्ड फ्रॉम इन ऑर्डर टू रिटेन देयर आइडेंटिटीज। और घरानों की आइडेंटिटी कैसे बनी हुई है, जिस रीजन से वो घराना बिलोंग करता है। अब घराना आप किसे कहते हैं, जहां पर एटलीस्ट 3 जनरेशन हो गुरु चेलों की, ठीक है, उसको आप एक घराना कहेंगे, है ना। A gharana is generally accepted if it has existed for at least 3 generations, either within the family or through guru shishya mode। सो गुरु और शिष्य 3 जनरेशन तक हो या एक ही फैमिली के अंदर किसी एक पर्टिकुलर मतलब म्यूजिक फॉर्म को उन्होंने जो है वो बरकरार रखा हो, तो वहां पर एक घराना डेवलप हो जाता है। अ घराना ऑल्सो इंडिकेट्स कॉम्प्रिहेंसिव म्यूजिकोलॉजिकल आइडियोलॉजी दैट समटाइम्स चेंजेस सब्सटेंशियली फ्रॉम वन घराना टू अदर। सो अब अलग अलग घराने जो हैं वो अलग अलग कैसे हैं, उनकी अलग अलग जो है वो म्यूजिकोलॉजिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है। कुछ जो हैं वो केवल ध्रुपद गा रहे हैं, कुछ ख्याल गा रहे हैं, कुछ ध्रुपद और ख्याल को जोड़ रहे हैं, कुछ केवल गजलें गा रहे हैं, ठीक है, कुछ केवल ठुमरी गा रहे हैं। तो ये अलग अलग, और आइडियोलॉजीज भी अलग हो, ये तो फॉर्म ऑफ म्यूजिक हो गया ना, ठीक है। आइडियोलॉजीज भी अलग अलग हो सकती है, कुछ जो है वो कुछ हिंदू रिलीजन के लिए गा रहे हैं, कुछ केवल इस्लामिक रिलीजन के लिए गा रहे हैं, है ना। कुछ की आइडियोलॉजी है कि वो लव के बारे में गा रहे हैं, कुछ की आइडियोलॉजी है वो केवल देवी देवताओं के प्रेज में गा रहे हैं या अन्य
राजा महाराजा के बारे में गा रहे हैं, या हो सकता है कि पॉलिटिकल जो घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में गा रहे हैं। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इन घरानों में। सबसे पहले बात करते हैं हम किराना, किराने का घराना। ठीक है, किराना घराना। तो अगर आप में से कोई हरियाणा का मेरा स्टूडेंट है, और ख़ास तौर पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और अंबाला के आसपास लगने वाला जो रीजन है, वो लोग जानते हैं कि अंबाला से लगता हुआ एरिया है, शामली के साथ लगता हुआ एरिया उत्तर प्रदेश में किराना। ठीक है, सो किराने में एक घराना जो है वो डेवलप हुआ। देर इज नो यूनैनिमिटी रिगार्डिंग द फाउंडर ऑफ घराना, बट खां अब्दुल करीम खां साहेब वॉज वन हु बॉट रेप्यूट टू दिस घराना। तो ये शुरू कैसे हुआ क्लियरिटी नहीं है, आपको विकिपीडिया पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि कैसे शुरू हुआ है, लेकिन उस पर डिस्प्यूट है, वो क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉपुलर करने का काम किसने किया? खां अब्दुल करीम खां, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, द वर्ड किराना has its root in name of small village near Ambala in North India. There is a lot of importance given to sur in this घराना। किराना घराने की खासियत क्या है? सुर पर इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा सुरों पर गाते हैं। अब पॉपुलर प्रोवर्ब क्या है? अब किराना घराने की एक कहावत है, वो क्या कहती है? ताल गया तो बाल गया, सुर गया तो सरी गया। ठीक है, if you lose ताल in singing you will lose your hair, but if you lose सुर you will lose your। so सुर पर क्लियरली यहां पर जो है वो सुर पर बहुत खासा ध्यान दिया जा रहा है। किराना घराना, खां अब्दुल करीम खां, सुर पर खासा ध्यान। डेफिनेटली फैक्ट बनते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। मेलोडी एंड इमोशंस इन सिंगिंग आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस घराना। ठीक है, अब सुरों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो सुरों से क्या क्रिएट होगी? मेलोडी तो क्रिएट होगी ना। क्या डिपिक्ट किए जा रहे हैं? इमोशंस डिपिक्ट किए जा रहे हैं। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ घराना, अब यहां पर एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको सुनिएगा जरूर। हीरा भाई बरोदकर, बेगम अख्तर भीमसेन जोशी, ठीक है, गंगूबाई हंगाल और प्रभा अत्रे, ये हैं आपके किराने घराने के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। ठीक है, तो इन पर सवाल जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगरे का घराना। मुगल से जुड़ा हुआ होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और आस पड़ोस में क्या है? एक साइड दिल्ली, एक साइड जयपुर, एक साइड कन्नौज। ठीक है, नीचे ग्वालियर का लगता हुआ एरिया। तो आगरे के घराने पर हो सकता है जयपुर का असर हो, दिल्ली का असर हो, कन्नौज का असर हो, या जौनपुर वाले एरिया का असर हो, ग्वालियर का असर हो, या इसका आगरे के घराने का असर इन सब पर होगा। ये इंपॉर्टेंट घराना हो गया ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगरा वॉज अ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सिटी रहा मुगल टाइम्स का। तानसेन के सन इन लॉ हाजी सुज्जन या सुज्जन सिंह इनका नाम है, हज पर गए हैं तो हाजी जुड़ गए इनके साथ, इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ आगरा घराना, बट द क्रेडिट ऑफ इट्स फेम गोज टू गाघी खुदा बख्श। तो गाघी खुदा बख्श ग्वालियर घराने से जुड़ते हुए नजर आएंगे आपको। ग्वालियर घराने के गाघी खुदा बख्श ने आगरा घराना को आगे बढ़ाया, लेकिन शुरुआत कहां से है? तानसेन के सन इन लॉ हाजी सज्जन से। बहुत इंपॉर्टेंट। तो दैट मीन मुगल पीरियड से ही आगरा घराना डेवलप्ड है। ठीक है, द फर्स्ट नॉन म्यूजिशियन ऑफ आगरा घराना वाज नायक गोपाल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। द स्टाइल दैट वाज प्रेवलेंट इन घराना वाज ध्रुपद और धमार। अब देखिएगा, अब तानसेन जो है वो ध्रुपद गाया करते थे, और धमार मैंने बोला कि ध्रुपद और ख्याल को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? धमार। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, ग्वालियर घराना के ख्याल स्टाइल वाज एडेड इनटू आगरा घराना बाय उस्ताद घागी खुदा बख्श। घागी खुदा बख्श को क्यों याद रखा जाता है? अब देखिए, ख्याल यहां पर जुड़ा ना। ठीक है, ध्रुपद कहां से आ रहा है? ध्रुपद आ रहा है डेफिनेटली सन इन लॉ किसके? तानसेन के। तो तानसेन के सन इन लॉ जो है वो ध्रुपद लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ जो है वो घग्गी खुदा बख्श कौन जोड़ दे रहे हैं? ख्याल, जो कि ग्वालियर से आ रहा है। ठीक है, और वहां से हमें धमार डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिसाइड्स, उसके अलावा अतरौली, अतरौली घराना के खाया। अतरौली घराना कौन सा है? अब देखिए, आगरा के जस्ट पड़ोस में, आगरा के पड़ोस में यहां पर जयपुर है। ठीक है, अब मुगल्स के साथ जयपुर का बहुत अच्छा रिलेशन, आमेर का बहुत अच्छा रिलेशन, और आमेर को खुली छूट दी गई थी कि आप अपना रिलीजन कल्चर जो है वो खुलकर फॉलो करो। तो आमेर ने ध्रुपद को डेवलप्ड रखा, और वैष्णविक जो मतलब आप बोल सकते हैं कि
म्यूजिक फॉर्म्स हैं ना, देवी देवताओं की पूजा जो है वो इन्होंने अपनी खुली चालू रखी। तो थोड़ा अतरौली घराने का असर जो है वो आगरे घराने पे देखने को मिलेगा। स्टाइल ऑल्सो गॉट एसिमुलेटेड इन दिस ट्रेडिशन इन लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, आगरे के ट्रेडिशन में अतरौली घराना जुड़ गया। नीचे यहाँ पर ग्वालियर है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर दिल्ली घराना होगा, इस साइड इधर जौनपुर का घराना है। द सिंगिंग स्टाइल ऑफ आगरा घराना इज ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद, जो कि क्या बनता है, धमार। ख्याल लेकर कौन आ रहे हैं, घग्गी खुदा बख्श, ठीक है। ध्रुपद लेकर कौन आए, हाजी सज्जन। द मेथड ऑफ सिंगिंग ऑफ दिस घराना इज मोर डायनामिक देन अदर ख्याल सिंगर्स। सिंगर्स ऑफ आगरा घराना अप्लाई ओपन एंड पावरफुल वॉइस while singing and hence singing of this घराना is more forceful than other घराना। बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो ध्रुपद गाते हैं ना वो बहुत स्लो और बहुत कम एनर्जी से गाते हैं, ठीक है, लेकिन आगरे का घराना बहुत फोर्सफुली गाता है। आपने सुना होगा, देखिए आपने कुछ ऐसे सिंगर्स को सुना होगा जो बहुत ज्यादा जो है वो फोर्सफुली गाते हैं, ठीक है, जैसे कि नुसरत फतेह अली खां को आपने सुना होगा। वो किस घराने से है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन नुसरत फतेह अली खां देखा आपने, बहुत फोर्सफुली गाते हैं। तो उस तरह आगरे के घराने के सिंगर, कुछ ऐसी लड़की महिलाएं आपने देखी होंगी बहुत फोर्सफुली गाती हैं, ठीक है, वो आगरे घराने से बिलोंग करती हैं। नुसरत फतेह अली खां आगरे घराने से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। खैर, ध्रुपद, धमार एंड ख्याल हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ दिस घराना। दस द यूनिकनेस ऑफ दिस घराना इज इन इट्स सिंगिंग ध्रुपद धमार अलॉन्ग विद नॉम टॉम। अलाप नौ, उसके अलावा देखिए ध्रुपद धमार गाया जाता है अलॉन्ग विद नॉम टॉम, अलाप, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना, होरी, दादरा, गजल, कौल, रसिया, ये सब क्या है, म्यूजिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये सारी म्यूजिक फॉर्म्स जो हैं वो आगरे घराने में गाई जाती हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिंगर ऑफ घराना, फैयाज खां, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा इन्हें, ठीक है, अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाए इनकी तो। नत्थन खां, भास्कर बुआ बकाल, ठीक है, लतफात हुसैन खां, दिनकर ककीनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आगरे घराने के। नेक्स्ट आएगा आपका जयपुर अतरौली घराना, आमेर का घराना भी कहा जाता है इसे। उस्ताद अलादिया खां वॉज द पाइनियर टू ब्रिंग फेम टू दिस घराना। दिस घराना में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद अलादिया खां, आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। घरानों से जुड़े हुए जो उस्ताद हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, या पंडित हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। दिस घराना मेनली हैज इट्स ओरिजिन इन डागर बाणी ऑफ ध्रुपद। डागर बाणी जो है वो बेसिकली डागर जो फैमिली है वो जो ध्रुपद गाती है, वहां से आपको अतरौली घराना डेवलप होता हुआ नजर आएगा। इट यूजेस ख्याल स्टाइल वाइडली, ठीक है। अब आगरे में ध्रुपद से शुरुआत हुई थी, ग्वालियर से ख्याल जुड़ा था। जयपुर में किस में गा रहा है, जयपुर ख्याल में ही गा रहा है, ठीक है। मेलोडियस सिंगिंग इज वन ऑफ द फोरमोस्ट फीचर ऑफ दिस घराना। इट प्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन विलंबित तीन ताल। जयपुर अतरौली के साथ विलंबित तीन ताल जुड़ेगी, तबले पर बजती है, ठीक है, पखवाज पर भी बज जाती है, लेकिन आजकल मतलब या धीरे धीरे तबले पर बजनी शुरू हुई। तो सुनिएगा इसको एक बार, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि विलंबित तीन ताल क्या है, आपको समझ आ जाएगा, राइट। द सिंगर्स ऑफ दिस घराना आर कीन टू प्रेजेंट सम अनफेमिलियर। अब ये जो राग मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ इनको सुनिएगा जरूर, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक सच एज संपूर्ण मलकान, बसंती केदार, राइट, रमसा कन्नड़ा, कबीर भैरव और खोखर, ये रागों के नाम हैं। इन रागों को आप सर्च कर जरूर सुनिएगा, बहुत बेहतरीन राग है। वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि वोकलिस्ट कौन है, तानपुरे कहाँ बज रहे हैं, ठीक है, पखवाज बज रहा है या तबला बज रहा है। शुरू में अलाप गाया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बंदिशी शुरू हुई, राइट। सो ये सारे आइडियाज आपको लग जाएंगे, एक बार आप सुनिएगा जब इन रागों को, राइट। द फेमस सिंगर्स ऑफ दिस घराना आर अलदिया खां तो था ही, उसके अलावा हैदर अली खां, मंजी खां, भुर्जी खां, अजीजुद्दीन खां, मलिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकार, किशोरी आमोनकर, श्रुति सदोलीकर, पद्म तलवारकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। इनको रिवाइज करना पड़ेगा, इनके नाम एक बार गूगल पर सर्च करके इनके वर्क्स को एक बार सुनिएगा। जो जो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ज़रूरी नहीं है सबकी मिले, जिनकी मिल रही है उनको एक बार सुनिएगा ज़रूर,
ठीक है, स्किप करके सुन लीजिएगा, जितना समय नहीं चाहता कि आपका मैं पूरा दिन वेस्ट कर दूं, पूरा दिन लग जाएगा अगर आपको सभी रागों को पूरा पूरा सुनने बैठेंगे तो, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया ज़रूर लें। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका ग्वालियर घराना। ठीक है, आगरे का आ गया, इस साइड जयपुर का है। ठीक है, आगरे का आ गया, अब नीचे ग्वालियर है, ऊपर जो है वो हमने किराने का घराना देखा। ठीक है, बीच में यहाँ पर दिल्ली रह गया, ऊपर यहाँ पर लाहौर रह गया। ठीक है, लाहौर में भी हो सकता है, यहाँ पर जौनपुर का घराना अभी देखा है हमने, राइट, अवध का घराना भी आगे देखेंगे। द ग्वालियर सिंगर्स पॉपुलराइज द ख्याल स्टाइल। ग्वालियर के साथ अब किस घराने के साथ कौन सा स्टाइल जुड़ा है, ध्यान रखना है आपको। ध्रुपद किससे जुड़ा है, ख्याल किससे जुड़ा है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ग्वालियर घराने के साथ क्या जुड़ा है, ख्याल। उस्ताद नथन पीर बख्श इज कंसिडर्ड एज इन्वेंटर ऑफ ग्वालियर ख्याल स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घराने के साथ उसका उस्ताद जुड़ा हुआ नजर आ जाएगा, किसने उस घराने को शुरू किया, तो यहां पर नथन पीर बख्श। ग्वालियर इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स टप्पा, तराना, अष्टपदी, ठुमरी एंड पद। तो और म्यूजिक फॉर्म्स भी हैं ख्याल के अलावा, ये सब भी जो है वो ग्वालियर में गाए जाते हैं। इट इज नोन फॉर इज ल्यूसिडिटी एंड सिंप्लिसिटी इन सिंगिंग। नथु खां एंड विष्णु पलुष्कर, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था इनका, विष्णु पलुष्कर जी का, ठीक है, पंडित जी, आर इट्स मोस्ट पॉपुलर सिंगर। तो ग्वालियर घराने के हैं विष्णु पलुष्कर साहब। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट आएगा रामपुर साहसवां घराना, उत्तर प्रदेश से है। अगर मेरा कोई साथी पढ़ रहा है उत्तर प्रदेश से तो आप जानते होंगे ही, रामपुर साहसवां उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, नॉर्दर्न वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। द घराना इज सेंटर्ड इन उत्तर प्रदेश, टाउन्स ऑफ रामपुर एंड साहसवां। इनायत हुसैन खां इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर। इस घराने के साथ कौन जुड़ा है फाउंडर, इनायत हुसैन खां। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्यूज मी। द स्टाइल ऑफ सिंगिंग ऑफ दिस घराना क्लोजली रिलेट्स टू ग्वालियर घराना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। आगरे का जुड़ रहा है किसके साथ, जयपुर के साथ। ठीक है, ग्वालियर का जुड़ रहा है किसके साथ, रामपुर साहसवां घराने के साथ। मार्क्ड बाय मीडियम स्लो टेम्पोज, अ फुल थ्रोट वॉइस एंड इंट्रिकेट रिदमिक प्ले। अब आगरे के घराने के टेम्पो जो है वो तेज हैं और वॉइस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ग्वालियर का जो है वो स्लो टेम्पो है, रामपुर का मीडियम स्लो टेम्पो। ग्वालियर जो है बहुत सिंपलिस्टिकली गा रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ग्वालियर घराने के गाने। ठीक है, जिस तरह के आपको ठुमरियाँ बहुत कॉम्प्लेक्स नज़र आएंगी, या कई राग जो हैं वो मतलब आगरे घराने के, जयपुर के घराने के बहुत कॉम्प्लेक्स राग नज़र आएंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड इंट्रिकेसीज ऑफ तान एंड तराना। जो तान लगाई जाती है ना, जो लंबे से आलाप खींचे जाते हैं, वो बहुत इंट्रिकेट हैं, बहुत बारीक, उसमें स्केल अप डाउन जा रहा है, राइट। सम ऑफ द सिंगर्स ऑफ दिस घराना, नाजीर खां, पंडित गणपत राव, शानो खुराना, सुलोचना बृहस्पति, दीपक चटर्जी, सोनू निगम और शान। ये तो मॉडर्न सिंगर्स आ गए ना, सोनू निगम एंड शान, ये दोनों जो हैं वो किस घराने से हैं, रामपुर साहसवां घराने से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये अन्य सिंगर्स को भी, अन्य आर्टिस्ट को भी सर्च कीजिएगा इनका नाम, ठीक है, और इनकी आर्ट जो है वो एक बार सुनिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक घराने की ना आर्ट सुनिएगा ज़रूर, और वो डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, कि आगरे का किस तरह बहुत बहुत तेज़ी से गा रहा है, ग्वालियर का किस तरह बहुत सिंपलिस्टिक है। ठीक है, और सहसवां के किस तरह जो है वो मीडियम टेम्पो में गा रहे हैं थोड़ा। ठीक है, ठुमरी किस तरह बहुत ज़्यादा लव से, लव और अफेक्शन उससे ज़्यादा जुड़ी हुई है। ठीक है, ध्रुपद में किस तरह जो है वो देवी देवताओं के बारे में ज़्यादा गाया जा रहा है। तो ये डिफरेंसेस ढूंढिएगा इन घरानों में, सुनिएगा, आपको तभी जो है वो क्लैरिफिकेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा दिल्ली घराना। अब दिल्ली मुगल्स की कैपिटल, इंपॉर्टेंट घराना यहाँ पर डेवलप होगा। फाउंडेड इन द 18th सेंचुरी, इट इज़ द ओल्डेस्ट तबला घराना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली का घराना, दिल्ली का घराना, ओल्डेस्ट तबला घराना, फाउंडेड बाय सिद्धार खां या सुधार खां। ठीक है, इट हैज़ अ वास्ट रेपरटॉयर ऑफ कायदास एंड पेशकरास। रेपरटॉयर क्या होता है कि एक ही व्यक्ति गा भी रहा है, बजा भी रहा है ना, तबला भी बजा रहा है, हो सकता है तानपुरा भी बजा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता है, रेपरटॉयर, राइट। सो कायदास और पेशकरास।
उसके अलावा टुकड़े, मुखड़े, मोहरे दिल्ली घराने के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ते हैं। टुकड़े, मुखड़े और मोहरे एंड अदर सिमिलर स्मॉलर कॉम्पोजिशन आर वेरी कॉमन इन दिल्ली घराने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टुकड़े, मुखड़े और मोहरे जो है वो दिल्ली घराने से जुड़ते हैं। प्लीजिंग सितार एंड एक्सक्विजिट पोजिशंस आर द हाईलाइट ऑफ घराना। सितार बजाया जाता है बहुत बेहतरीन दिल्ली घराना, राइट। सम ऑफ द फेमस एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस घराना आर चांद खां, नासिर अहमद खां, उस्मान खां, इकबाल अहमद खां और कृष्णा बिश्त। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन आर्टिस्ट को आप डेफिनेटली सुनिएगा जरूर, ठीक है। खैर मेंस में जब आपको ले जाऊंगा तो और थोड़ा हम डीप में पढ़ेंगे इस पॉइंट को, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन आर्टिस्ट को एक बार सुनिएगा जरूर, थोड़ा सा टाइम लगाकर। बहुत बेहतरीन म्यूजिक है और अलग अलग घरानों के बारे में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका पटियाला का घराना, पंजाब वाले एरिया में पटियाला का घराना। इट इज रिगार्डेड एज ऑफशूट ऑफ दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली घराने का ऑफशूट है पटियाला घराना। उस्ताद फतेह अली खां, उस्ताद अली बख्श स्टार्टेड द घराना इन 19th सेंचुरी। हर घराने से जुड़े हुए उस्ताद होंगे, ठीक है। तो उस्ताद फतेह अली और उस्ताद अली बख्श जो है वो पटियाला घराना के साथ जुड़े हैं। इट इज कैरेक्टराइज बाय यूज ऑफ ग्रेटर रिदम प्ले एंड बाय लयाकरी विद द अबंडेंट यूज ऑफ बोल, पर्टिकुलरली बोलतान। तो बोल का इस्तेमाल यानी कि लिरिक्स का इस्तेमाल जो है वो बोलियां जो गाई जाती है ना पंजाब वाले एरिया में, ठीक है, उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है यहाँ पर, राइट, डेफिनेटली। इट टेंड्स टू फेवर पेंटाटोनिक राग बिसाइड्स ख्याल, ठुमरी एंड इवन गजल सिंगिंग इज मच एम्फसाइज। तो बहुत सारे आपने पुराने गाने सुने होंगे पंजाबी, राइट। सो वो पटियाला घराने से निकल कर आते हैं, कई आर्टिस्ट पटियाला घराने से निकल कर आ रहे हैं, सिख आर्टिस्ट, ठीक है। पेंटाटोनिक राग, ख्याल, ठुमरी, गजल, गजल पर खासा इन्फ्लुएंस रहता है इनका खास तौर पे। और पंजाबी ठुमरी तो होती है, तो जो पंजाबी ठुमरी है वो कहाँ से निकल रही है, पटियाले घराने से निकल रही है, राइट। द मेन सिंगर्स ऑफ पटियाला घराना आर बड़े गुलाम अली खां, अजॉय चक्रवर्ती, रजा अली खां, बेगम अख्तर, निर्मला दानी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना। बहुत इंपॉर्टेंट है, परवीन सुल्ताना जी को सुनिएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इन घरानों को सुनिए, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन हेरिटेज है इंडिया का। नेक्स्ट आएगा बनारस का घराना। अब बनारस कैसे दूर रह जाए, लेकिन बनारस जो है वो हिंदू डोमिनेटेड है एरिया, राइट। तो इस घराने में डेफिनेटली आप पाएंगे कि कौन सा स्टाइल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगा। दिस घराना वाज फाउंडेड बाय पंडित राम सहाई। इट इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट लिल्टिंग स्टाइल ऑफ ख्याल सिंगिंग। ख्याल सिंगिंग से निकल कर आ रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी। हिंदू डोमिनेटेड है, ध्रुपद होना चाहिए, लेकिन ख्याल सिंगिंग से बनारस घराना जो है वो डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। As Banaras is dominated by Hindus, the Hindu culture had profound impact on this gharana. There is a lot of emphasis on playing the duggi और बयां। तो तबले का जो बयां और डुग्गी वाला जो मतलब तबले में ज्यादा है, ठीक है। पखवाज से ज्यादा जो है वो ध्यान इसमें तबले पर दिया गया है बनारस घराने में, ठीक है। इट हैज रिच रेपरटायर ऑफ लगीज, लहीर एंड लॉन्गर कंपोजिशंस ऑफ परन एंड गथ, ठीक है। तो ये तबले की ही लॉन्गर, मतलब तबला ही बजा जा रहा है काफी देर तक, ठीक है। तो एक ही, समझ रहे हैं, मतलब ताल बनाने का काम भी, लय बनाने का काम भी और स्वर बनाने का काम भी जो है, स्वर तो तबला नहीं बना सकता, लेकिन अकेला तबला ही काफी लंबे समय तक बजा जा रहा है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, बनारस के घराने में। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिंगर ऑफ दिस घराना, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, पंडित श्यामता प्रसाद, पंडित किशन महाराज, कुमार बोस, सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित राम कुमार मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, किससे जुड़ी हैं, बनारस घराने से। इन लोगों को सर्च कीजिएगा, इनके नाम और इनकी कला एक बार जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मेवाती घराना। मेवात दिल्ली के नजदीक, राइट। फाउंडेड बाय गग्गी नजीर खां ऑफ जोधपुर। जोधपुर से इन्होंने मेवात में डेवलप किया, ठीक है। इट गेन्ड विजिबिलिटी विद द पॉपुलराइजेशन ऑफ गायकी बाय जसराज। अब जसराज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेवाती घराने के आर्टिस्ट हैं। इट इज ऑफ शूट ऑफ ग्वालियर घराना, ठीक है। जोधपुर से आ रहे हैं गग्गी नजीर खां, लेकिन
ग्वालियर घराने का ऑफशूट है मेवाती। पटियाला दिल्ली घराने का ऑफशूट है। आगरा और आमेर का या आगरा और जयपुर का घराना आपस में लिंक्ड है। ग्वालियर और क्या बोलते हैं रामपुर का घराना जो है वो आपस में लिंक्ड है। मेवाती गायकी कंटेन्स थीस्टिक एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स ऑफ शिया इस्लाम एंड हिंदुइज्म। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेवाती घराने में शिया इस्लाम और हिंदुइज्म पर खासा जो है वो जोर नजर आएगा आपको। दिस घराना गिव्स इंपॉर्टेंस टू डेवलपिंग द मूड ऑफ रेज थ्रू द नोट्स। सो इस घराने की खासियत क्या है? गुस्सा, हेट, रेज हो गया, इस सब के जो है वो इमोशंस इसमें ज़्यादा नजर आते हैं। इट ऑल्सो गिव्स इंपॉर्टेंस टू मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। द सिंगर ऑफ मेवाती घराना पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभयंकर एंड अदर्स। तो देख रहे हैं आप मुख्य तौर पर यहाँ पर हिंदू जो है वो आपको आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं किसके? मेवाती घराने के। ठीक है, जबकि शुरुआत जो है वो नजीर खां ने करी है। खैर, यहाँ पर आज हमारा ये सेशन खत्म होता है। इसमें आज हमने, आई होप आपको इंडियन म्यूजिक के बारे में कुछ समझ आया होगा, है ना? ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडियन म्यूजिक के बारे में डेवलप करे। इंडियन म्यूजिक की फॉर्म्स क्या हैं, इंडियन म्यूजिक के एलिमेंट्स क्या हैं, इंडियन म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और इंडियन म्यूजिक के घराने क्या हैं। खासतौर पे इंडियन म्यूजिक में भी क्या पढ़ा हमने? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अगले सेशन में हम कैर्नेटिक म्यूजिक पढ़ेंगे और फिर उससे अगले सेशन में फोक म्यूजिक पढ़ेंगे, राइट? इन सभी सेशन की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। दिस इज द राइट टाइम टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द प्लान्स, राइट? सब्सक्रिप्शन प्लान्स लें, प्लस या आइकॉनिक, और अपनी जर्नी जो है वो तैयारी की थॉरो तैयारी जो है वो शुरू करें अपनी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सो आज की वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।